how it feels like to be the youngest सांसद of India. क्या मैं आपको जेनजी पॉलिटिशियन कह सकता हूँ या जेनजीओ का पॉलिटिशियन कह सकता हूँ? आपके लिए जेनजी है क्या? What is the definition of जेनजी फॉर पुष्पा? इमोशनल इम्पैक्ट इतना ज़्यादा हो गया है सरकार का कि उसके आगे जो आपका विपक्ष है वो कुछ कर ही नहीं पा रहा है। रूमर है, रियलिटी है, अमित शाह जी के संबंध आपके अपने मुख्यमंत्री जो हैं उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी से नहीं बनती है। क्या इसका खामियाजा उत्तर प्रदेश की जनता को भुगतना पड़ रहा है? इज इट अ प्रूवन थिंग या फिर ये सिर्फ एक रूमर है? पुष्पेंद्र सरोज जी के पास ऑफर है भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित होने की। एक्चुअली विपक्ष को रूलिंग पार्टी से सीखना चाहिए। ये डेटिंग शेटिंग के कल्चर में आप कभी पढ़े या राजनीति ही आपको जो है? महिला मित्र हैं पुष्पेंद्र सरोज जी की। पश्चिम में जो उनकी पत्नी होंगी उनकी बात करूं तो हिंदुस्तान की लड़कियों को किन किन चीज़ों की प्रिपरेशन करनी है आपकी धर्मपत्नी बनने के लिए। भारतीय जनता पार्टी में आप क्यों नहीं जाना चाहेंगे? आई थिंक यू डोंट वांट टू सी योर वाइफ एज एन पॉलिटिशियन। आई कैन सी माई वाइफ एज अ पॉलिटिशियन बट कहते हैं उम्र इंसान को तराशती है, लेकिन आज मैं जिनके साथ यहाँ बैठा हुआ हूँ उनके साथ बैठकर ऐसा लगता है कि वो खुद उम्र को तराश रहे हैं। मेरे साथ हैं हिंदुस्तान के सबसे कम उम्र के सांसद श्री पुष्पेंद्र सरोज जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर, और आपने टाइम दिया, वी वेरी ग्लैड। बहुत धन्यवाद। पुष्पेंद्र जी, बहुत ज़्यादा सीरियस बातें नहीं करेंगे हम। विल ट्राई कि हम ज़्यादा से ज़्यादा उस ऑडियंस को कनेक्ट कर पाएँ जिस ऑडियंस को एक्चुअली आप बिलोंग करते हो। तो 25-24 की उम्र में जब आदमी अपनी लिंक्डइन की प्रोफाइल को अपडेट कर रहा होता है, आपके बायो में सांसद आ गया, तो कैसा अनुभव था? थोड़ा सा मुझे हल्का ब्रीफ में बताएंगे कि हाउ इट फील्स लाइक टू बी द यंगेस्ट सांसद ऑफ इंडिया। देखिए, जैसा पहली बात बहुत धन्यवाद आपको, आपकी पूरी टीम को ये पॉडकास्ट करने के लिए। और जैसा आपने इंट्रो दिया कि जब 24 या 25 साल के उम्र में लोग तलाश रहे होते हैं कि क्या करेंगे आगे ज़िंदगी में, सोच रहे होते हैं कि अभी मास्टर्स करना है या फिर डॉक्टरेट करनी है, क्या जॉब करनी है, क्या लाइन ऑफ करियर चूज़ करना है। तो सिमिलरली मेरी भी कहानी वैसे ही थी। मान लीजिए अगर आप 24 साल की उम्र में मेरे को पूछते कि मुझे क्या करना है, तो कहीं ना कहीं मैं भी कन्फ्यूज्ड एक नौजवान की तरह आपको दिखता। जी। लेकिन जैसे ही मेरी 25 साल उम्र टर्न हुई, और क्योंकि मेरा राजनीतिक बैकग्राउंड भी रहा है, जिस तरीके से मेरे फादर साहब रहे हैं राजनीति में, तो कभी ना कभी इतनी जल्दी आने का नहीं सोचा था पॉलिटिक्स में, एक्टिव पॉलिटिक्स में, लेकिन कभी ना कभी तो आना था। और जब मुझे पता है, मुझे याद है कि जब मैंने पहला कदम उठाया था और बोला था कि मुझे लड़ना है, चुनाव लड़ना है, तो कहीं ना कहीं एक रिलक्टेंस था। इतनी जल्दी शायद राजनीति हैंडल ना कर पाना, इतनी जल्दी लोगों को मैनेज ना कर पाना, लेकिन मेरी एक ज़िद थी जी। और हर चीज़ की शुरुआत एक ज़िद और एक सोच से होती है, और वही ज़िद और सोच की बदौलत मैं आज सबसे नौजवान। तो अगर पुष्पेंद्र सरोज पॉलिटिशियन नहीं होते तो क्या होते? देखिए, तो फिर मैं एक कंफ्यूज्ड, एक तलाश रहा होता है, एक खोज कर रहा होता है, ऐसा एक नौजवान होता कि मैं आगे चल के क्या करूँ। प्रॉबेबली क्योंकि मेरा फाइनेंस और बिजनेस बैकग्राउंड है जी, तो शायद मैं एक कॉर्पोरेट जॉब में होता। बट अच्छा है, ये राजनीति में बहुत जल्दी आए और बहुत जल्दी समझ भी आ गई। और हालांकि दूर से दिखता है बहुत अलग, लेकिन जब आप राजनीति में एक्टिवली होते हो तब जो प्रेशर होता है, क्योंकि आपने पूछा कि कैसा फील होता है, तो हमेशा ऐसा लगता है, कभी कभार पार्लियामेंट में भी बैठे रहते हो तो फिर ऐसा लगता है कि ये कहाँ आ गए। करेक्ट। कब समझ नहीं आता कि कहाँ पे बैठे हैं। लेकिन जब कभी कोई डिबेट चल रही होती है या फिर प्रधानमंत्री जी के साथ बहस हो रही होती है या फिर अपना बोलने का मौका होता है, तो फिर समझ में आता है कि हाँ, कहाँ बैठे, उसकी फीलिंग समझ में आती है। तो ये जो सफ़र था आपका, योर फादर वॉज अ लेगेसी, योर फादर वॉज वन ऑफ द वेल नोन पॉलिटिशियंस फ्रॉम उत्तर प्रदेश। तो ये जो सफ़र था आपका, इंद्रजीत सरोज का बेटा अब है पुष्पेंद्र सरोज, प्रेशर था या इट वॉज एन कम्फर्ट टू यू? देखिए, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक अच्छा साइड भी होता है, एक बुरा साइड भी होता है। मुझे याद है कि जब मुझे टिकट मिला था तो फिर लोग बहुत इस बात को, खास करके जो मेरे खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे, वो इस चीज़ को बहुत भुना रहे थे कि मैं क्योंकि बाहर से पढ़ा लिखा हूँ या फिर किसी पारिवारिक उससे आया हूँ, किसी का बेटा हूँ, तो फिर शायद मैं राजनीति उस स्तर पे नहीं समझ पाऊँगा। लेकिन
आप कह सकते हैं कि जो मेहनत मेरे फादर ने की है, जी हालांकि पहला चुनाव जो मैंने लड़ा उनके ही नाम पे लड़ा, उनके ही कामों पे लड़ा, जी जी और बहुत भारी आशीर्वाद से जनता ने हमने मुझे सुना, support किया। और एज पर दी रिकॉर्ड्स विनोद सोनकर जी के साथ आपके पिताश्री आखिरी चुनाव लड़के, उनको उनसे जो है चुनाव हारना पड़ा था। वो क्या फीलिंग थी जब आप चुनाव लड़े उसी कैंडिडेट के विरुद्ध और तकरीबन दुगने मार्जिन से उस चुनाव को आपने अपने नाम किया? कैसी फीलिंग थी वो? ये मतलब इट वाज नॉट मेल ईगो, आई एम श्योर, मेल ईगो के हिसाब से नहीं पूछ रहा हूँ मैं, वो जो महसूसियत थी उस समय, क्या महसूस कर रहे थे आप? और पापा ने क्या कहा था आपसे उस दिन जब आप चुनाव जीत कर आए? देखिए, मैं सही बताऊं तो मेल ईगो तो थी। और मुझे 2019 का वो मंजर याद है, मैं लंदन में पढ़ रहा था, और क्योंकि मेरे फादर साहब ने बहुत काम किया है और हम सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि क्यों पहली बार वो लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे तो वो जीत जाएंगे जी। हालांकि उस समय देश की राजनीति बहुत अलग थी जी। और हवा बहुत अलग बही थी, तो उसी हवा और लहर में उनको पराजय मिली। लेकिन मेरे को याद है वो रात जब मैं लंदन में था, और मैंने तभी सोच लिया था कि अगर मुझे कभी मौका मिलेगा, और तभी मैं कैलकुलेट कर रहा था उसी समय कि क्या मेरी 25 साल उम्र हो जाएगी और मौका मिलेगा तो मैं इसी के दिन इनको हराने का काम करूंगा। मतलब आपको एक्चुअली यू गॉट इंस्पायर्ड द डे दैट यू वांट टू बी अ पॉलिटिशियन व्हेन योर फादर गॉट इन, जो है I got inspired the day that my father lost, yes, and I wanted to beat him that very day. And after 5 years it came true. I thank God it came true. What was your father words? पिताजी ने क्या कहा था जब आप चुनाव जीत कर आए थे? I think बहुत इमोशनल हो गए थे सब, और इनफैक्ट जब मैंने एक वीडियो भी है, बहुत पॉपुलर वीडियो है, जब मैंने अपनी बहनों को हक किया था, मेरी मदर गेट पे खड़ी थी, इट गॉट वेरी इमोशनल। और क्योंकि मुझे बहुत ही बार पूछा जाता है ये चीज़ कि क्या इसको कहेंगे कि आपने पिता की लॉस का बदला ले लिया, तो मैं हमेशा ये कहता हूँ हाँ, बदला तो ले लिया। और कभी आपके सामने पढ़ते हैं वो सोनकर जी, कभी सामने आते हैं तो कैसा क्या? नहीं, कभी सामने नहीं आए। उसके बाद सामने ही नहीं आए? एक बार सामने आए थे, वो मुड़ गए थे तो फिर वो पता नहीं। वैसे व्यक्तिगत संबंध कैसे हैं आपके? वैसे कोई ऐसे देखिए, हमने कभी भी राजनीति या पॉलिटिक्स, या फिर जब से मैं सांसद बना हूँ एक्टिव पॉलिटिशियन जी, मैंने कभी भी किसी व्यक्ति विशेष या फिर जाति विशेष या धर्म विशेष में राजनीति नहीं की जी। मैंने किसी के खिलाफ कुछ नहीं बोला। इनफैक्ट जो हमारा पूरा कैंपेन था वो कौशाम्बी, जो मेरा संसदीय क्षेत्र है जी, उसको कैसे बेहतर कर सकें, हर स्तर में कैसे कौशाम्बी को आगे ले जा सके, और बहुत बड़े सपने ना दिखा करके मूलभूत सुविधा की बात की थी हमने। और रही बात हमारे विपक्ष ने जिस तरीके से चुनाव लड़ा, कहीं ना कहीं उनको उसका डाउनफॉल जरूर मिला, क्योंकि वो एक व्यक्तिगत टिप्पणी थी, चाहे मेरे फादर को लेकर हो, मेरे को लेकर के हो। तो आज की जनता हो, खास करके नौजवान, वो पसंद नहीं करते, वो प्रोग्रेसिव थिंकिंग की पॉलिटिक्स पसंद करते। जी, व्हेन यू चूज टू फाइट इलेक्शंस अगेंस्ट द कैंडिडेट, उन कैंडिडेट के खिलाफ जब आपने फैसला लिया कि मैं चुनाव लड़ूंगा, सबसे पहले कन्विंस किसको किया था आपने कि अब सब आप अपने आप को तो किया ही होगा कन्विंस अनडाउटेडली, किसको कन्विंस किया? देखिए, सबसे पहले तो मैंने अपने मदर को कन्विंस किया था, क्योंकि मैं मदर के थ्रू अपने फादर को बताना चाहता था, क्योंकि जब तक मैंने सोचा था कि शायद मैं एक बार बोलूँगा तो वो मान जाएंगे जी। हालांकि क्योंकि हम उत्तर प्रदेश से आते हैं और उत्तर प्रदेश में राम जन्मभूमि का और राम मंदिर का बहुत बड़ा इशू था। और 2024 में कोई चुनाव लड़ना नहीं चाह रहा था उसके बाद, जब से राम मंदिर बना था, और सबको लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी। तो उस बीच मैंने फैसला लिया था, क्योंकि मैं चाहता था कि एक सबसे, अगर हम चुनाव जीत गए जी, तो फिर एक इतिहास हम बना देंगे, और चुनाव हार गए तो पहला चुनाव है, कुछ सीखने को मिलेगा। कोई भी चुनाव हो, राजनीति में कोई भी दिन हो, हर चीज़ से सीखने को मिलता है जी। तो कोई भी ऐसा कोई फियर नहीं था। हालांकि मेरे फादर साहब को फियर था कि कोई मतलब नहीं है चुनाव लड़ने का, लेकिन मैंने अपने मदर के थ्रू मनवाया था उनको। अच्छा। और इसकी कहानी बहुत पहले, 2 साल पहले शुरू होती है, जब मेरे फादर साहब कोविड में बीमार थे जी। तो पहली बार राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी मेरे घर आए थे जी। उन्होंने देखा था, और मेरी पहली हूबहू मुलाकात उनसे हुई, अखिलेश जी से। यस। और आई थिंक सो 5 मिनट्स के बाद उन्होंने बोल दिया था कि वी नीड पीपल लाइक यू इन द पार्लियामेंट। आफ्टर दैट इंटरेक्शन आई डोंट नो उनको क्या पता चला, ऐसा क्या दिखा था मेरे में, लेकिन उन्होंने बोला था कि आने वाले समय में आपको चुनाव लड़ना है, और आप जैसे लोग दिल्ली में रिप्रेजेंट करने चाहिए पार्टी को। तो जब पिताजी रिलीज करते थे, पिताजी कैंपेन्स करते थे, पिताजी अपने एरिया के दौरों पर होते, तो आप उनके साथ रहते थे? आपने समय बिताया है? वो एक्सपीरियंस है आपके साथ? पहले जब 2022 में, हालांकि उससे पहले मैं बाहर पढ़ता था, मेरी स्कूलिंग देहरादून में हुई और उसके बाद मैं लंदन चला गया था। लेकिन 2022 का चुनाव, कल्चर शॉक लगा होगा आपको? कल्चरल शॉक तो था, और खैर वहाँ की टीचिंग्स अलग है, यहाँ की अलग है,
और मुझे लगता है एक व्यक्ति विशेष को पूरी दुनिया ज़रूर घूमनी चाहिए, बिल्कुल सही। और एक राजनीतिक व्यक्ति को तो ज़रूर पूरी दुनिया देखनी चाहिए, क्योंकि डिप्लोमेसी भी दिल्ली लेवल पे बहुत हेल्प करती है। जी तो 2022 में हमने बहुत एक्टिवली कैंपेन किया था उनके लिए, जी क्योंकि वो बीमार थे, वो डोर टू डोर जा नहीं पा रहे थे। तो मैं और मेरी मदर, उन्होंने बहुत एक्टिवली कैंपेन किया था और अच्छा लगा था। राजनीति बाहर से देखने में बहुत ऐसी टेंस लगती है, होती भी टेंस है, ऐसी नहीं है, लेकिन जब आप लोगों को अपना मानने लग जाते हो तो मज़ा आता है। मज़ा आता है। कब पर्सनली आपको ऐसा एहसास हुआ कि मेरा बचपन खत्म हो गया? When you felt it? आई थिंक जब मैं पहली बार सांसद चुना गया और मैं कहीं बाहर खाना खाने गया तो फिर लोगों ने मुझे पहचान लिया। अच्छा। और हालांकि क्योंकि मैं अपने फ्रेंड्स के सराउंडिंग में था, मेरे फ्रेंड्स को अभी भी नहीं पता कि मैं कौन हूँ, उनको उसकी ग्रेविटी नहीं पता और कभी पता भी नहीं चलनी चाहिए, टू बी ऑनेस्ट। और उनको लगता है कि मैं बस उनका यार दोस्त हूँ। तो उन हालांकि क्योंकि एक डाउन पॉइंट मुझे ये भी लगता है कि आजकल के नौजवानों को पता चलना चाहिए वही कि पॉलिटिक्स क्या है। समझने वाली बात है कि आप अपने दोस्तों को देते होगे, वो वेकेशंस प्लान करते होंगे और आप पॉलिटिकल रैलीज प्लान करते हो, तो वो फर्क वो कैसे आप वो मन नहीं करता? नहीं, उनको पता है कि मैं कौन हूँ, लेकिन उनके जो काम निकलवाने के तरीके हैं वो काम बहुत अद्भुत है। उनको ये छोटे मोटे काम लगते हैं, उनको लगता है कि मैं वीज़ा दिलवा दूंगा उनको जल्दी, उनका वेकेशन करवा दूंगा। तो ये उनके बहुत विचित्र काम होते हैं। दिन में ट्रांसफ़र के लिए कितने फ़ोन आते हैं आपके पास? देखिए, ट्रांसफ़र के लिए ट्रांसफ़र के अगर मैं इश्यूज़ की बात करूं तो बहुत अद्भुत इश्यूज़ आते हैं। लोगों को लगता है कि हम भगवान हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन खैर ऐसा है नहीं, सही बात। और क्योंकि उम्मीदें बहुत है लोगों को और आज की स्थिति बहुत ख़राब है इस देश की, तो कहीं ना कहीं उनके उम्मीदों पे खड़े उतरना भी हमारा कर्तव्य है। अपना जो इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम है, इस इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में अक्सर जो पार्टीज़ होती हैं वो 45-50 साल के इंसान को युवा कहती हैं। युवा नेता मतलब 45 साल 50 साल तक भी वो युवा रहता है। इस कॉन्टेक्स्ट में आपके क्या विचार हैं? मतलब आप जब महसूस करते होगी कि 50 साल के इंसान से युवा नेता कहा जा रहा है और मैं तो 24-25 का हूँ, तो हाउ दिस लाइक कॉन्टेक्स्ट? देखिए, मुझे लगता है ये बहुत पहले से डिफाइंड हुआ है, क्योंकि पॉलिटिक्स हालांकि लीगल एज कंटेस्ट करने की 25 साल है, लेकिन पॉलिटिक्स में एक्सपीरियंस और तजुर्बा बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि आप सिर्फ एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, 140 करोड़ जनता के लिए पॉलिसीज़ बना रहे हैं और उनके मूड को उनको मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट। और हमेशा कोई सबके मूड को मैनेज नहीं कर सकता, आपको फॉर द ग्रेटर गुड काम करना होता है। बिल्कुल। तो हालांकि क्योंकि अच्छा है, क्योंकि मैं अकेला नहीं हूँ, हम बहुत से ऐसे 6-7 सांसद अब की बार चुन करके आए हैं जो 30 साल की उम्र से नीचे, और हमने डिफाइन किया है कि यंग पॉलिटिशियन, जेनजी पॉलिटिशियन क्या होता है। क्या मैं आपको जेनजी पॉलिटिशियन कह सकता हूं या जेनजीओ का पॉलिटिशियन कह सकता हूं? आपके लिए जेनजी है क्या? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ जेनजी फॉर पुष्पेंद्र सरूजा? आई थिंक द जेनजी पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज द फ्यूचर ऑफ इंडिया, बट अनफॉर्चुनेटली दे डोंट रियलाइज इट नाउ। There should come a time, there will come a time when they realize it. इंटरेस्टिंग नहीं। That's what I'm saying कि हालांकि क्योंकि लोगों को पता नहीं है करंट अफेयर्स के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में, इसलिए मैंने पहले भी ये बात की, आपके पॉडकास्ट में भी ये बात कहता हूँ कि यूथ ऑफ दिस कंट्री नीड टू पार्टिसिपेट, नॉट डिसएंगेज इन पॉलिटिक्स। और जब तक वो पार्टिसिपेशन नहीं होगा तब तक मुझे लगता नहीं है, क्योंकि अभी देखा जैसे आपने इतना बड़ा मुद्दा है कॉकरोच जनता पार्टी। जी हाँ, मैं सुनाने वाला था। हाँ, तो उसको देख करके कहीं ना कहीं होप ये नज़र आती है कि ठीक है, अगर कोई सही लीडर हो तो शायद उसके पीछे नौजवान जा सकते हैं, बिकॉज देयर आर इश्यूज दैट नीड टू बी एड्रेस्ड। हम देख रहे हैं कि मैं कहूँगा एक बहुत ही सेंसिटिव मोड़ पर हिंदुस्तान की राजनीति इस समय खड़ी हुई है, जहाँ चारों तरफ कुछ ना कुछ ऐसे मुद्दे नेचुरली अननेचुरली आ रहे हैं, उठ रहे हैं, जो हमारे देश के युवाओं के लिए ठीक नहीं है। और दूसरी तरफ ये भी महसूस होता है कि वो चाहकर भी कुछ कर नहीं पा रहे हैं उन मुद्दों के लिए। अभी हाल ही में नीट का पेपर लीक हुआ, तकरीबन 22 से 23 लाख कैंडिडेट्स अपने जो है तैयारी के चरण में थे, उनको जो है बैक स्टेप करना पड़ा, उनको बैठना पड़ा। सोचिए उनके माता पिता पर, उनके कलीग्स पर, उन टीचर्स पर क्या बीत रही होगी। हाउ डिड यू फेल्ट जब आपने ये खबर सुनी, और किस तरह से इस खबर को और इस इंसिडेंट को देखते हैं आप? देखिए, मेरी पूरी संवेदनशीलता उन नौजवानों के साथ है, और बहुत दुखद है ये बात को, क्योंकि हम और आप शायद एक प्रिविलेज बैकग्राउंड से आते होंगे। करेक्ट। लेकिन जब से मैं 2 साल से डायरेक्ट राजनीति में इन्वॉल्व हुआ और खुद जाकर के मैंने उन परिवार के साथ बैठा है जी, तो उनके पिता की पूरी पूंजी उनके पढ़ाई लिखाई में चली जाती है। करेक्ट। रूरल बैकग्राउंड से निकल करके सिटी में जाना और रेंट का खर्चा देना, पेपर का खर्चा देना, एजुकेशन के लिए अलग फीस देना, जी, तो वो बहुत फीस है। जी।
और कहीं ना कहीं उतने में ही फीस भरने में, उतने ही घर की पूंजी को ख़त्म करने में उस नौजवान पे बहुत भारी बोझ हो जाता है। करेक्ट जी। और उसको डिलीवर करने का बहुत मेंटल प्रेशर रहता है। करेक्ट। और जब वो इतनी मेहनत करके पेपर देने जाता है और पेपर लीक हो जाता है या फिर पेपर कंडक्ट नहीं होता है, तो उसकी पूरी उम्मीद खोजी जाती है। बहुत बड़ा मुद्दा अभी जो नीट का था, 22 लाख बच्चे का तकरीबन पेपर, 22 लाख तकरीबन 22 लाख बच्चों को इफेक्ट किया। कई ऐसे बच्चे हैं जो अगली बार पेपर दे भी नहीं पाएंगे, करेक्ट। चाहे आर्थिक रूप से हो। कई ऐसी लड़कियां हैं जिनकी शादी हो जाएगी, उनके घर वाले अलाउ नहीं करेंगे, तो उनका सपना पूरी ज़िंदगी का, एक ही ज़िंदगी है, उसका सपना धरा का धरा रह गया। इतने बड़े मुद्दे पे पुष्पेंद्र जी, आपको नहीं लगता कि बहुत एग्रेसिव तरीके से सरकार को, रूलिंग पार्टी को जो है अपना तहद अपनाना चाहिए? पर बहुत ज़्यादा ना तो कैमरा सेंट्रिक हैं ये लोग, ना दुनिया को जवाब देते, ना अपने वोटर्स को जवाब देते। बड़ा दुखद नहीं लगता? दुखद तो है ही, नीट के 22 लाख बच्चे ड्रॉबैक में चले गए। हाउ डू यू सी इट कि क्या अप्रोच, ये सही अप्रोच है इतने युवाओं के प्रति? सिर्फ नीट की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पिछले 10 साल में 80 से ज़्यादा पेपर लीक हुए ओवरऑल 80 पेपर लीक हुए हैं इस सरकार में, और अच्छे से कंडक्ट नहीं करेगा। कल ही की एक खबर है कि इंडियन एयरफोर्स अब पेपर डिलीवर कर रही है। इंडियन एयरफोर्स को जिस दिन पेपर डिलीवर करना पड़ रहा है अपने बच्चों के लिए, अपने बॉर्डर की जिम्मेदारी छोड़ करके जी, तो वही एक बहुत बड़े हास्यास्पद बात है हमारी सरकार के विरुद्ध। जी, आज जो आपने बात की है कि क्या हम कोई विरोध प्रदर्शन नहीं कर सकते, क्या नौजवान खड़े नहीं हो सकते, मुझे लगता है 2016 के बाद, 2014 के बाद, जब से ये इंटरनेट फ्री हुआ जी, और जब से इंटरनेट से हमारे नौजवान जुड़े, उनको लगता है कि लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करने से उनका योगदान रहेगा। जी जी। जैसे आपने कॉकरोच जनता पार्टी का जिक्र किया, या फिर पहले ऐसे कई मुद्दे हैं जो बहुत पॉपुलर हुए, वो सिर्फ एक मीम फेस्ट रहकर रह जाते हैं, या फिर पॉपुलैरिटी उनके सोशल मीडिया घंटे के अंदर कॉकरोच का जो ट्रेंड आया, जो लोगों के दिमाग में एक सेगमेंट बन गया था, वो कुछ 72 घंटों में वैनिश हो गया। एग्जैक्टली। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि असली लड़ाई स्ट्रीट्स में होती है। मुझे याद है मैं JNU में गया था, और JNU का शायद यूनिवर्सिटीज़ में सबसे ज़्यादा एक्टिव पार्टिसिपेशन है पॉलिटिक्स को लेकर, और ख़ास करके स्ट्रीट लेवल पॉलिटिक्स को लेकर के, मुद्दों के लिए वहाँ पे जा कर के प्रदर्शन करने में। जी। तो उन्होंने मुझसे पूछा था काफ़ी बच्चों ने कि क्या करें जब आपके पास आर्थिक रूप से कोई सहायता नहीं है और आधिकारिक रूप से कोई सहायता नहीं है। तब मैं बोला था कि बड़े बड़े आंदोलन इस देश में हुए, बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियां टूट करके इस देश में नई राजनीतिक पार्टियां बनी। जी। जब जनता आपके साथ खड़ी रहती है तो फिर आपको आर्थिक या फिर आधिकारिक रूप में कोई मदद नहीं चाहिए। जी। आप स्ट्रीट्स में आएंगे, स्ट्रीट से बेहतर लड़ाई कोई नहीं हो सकती। जी जी। कॉकरोच जनता पार्टी के अगर 10% लोग भी स्ट्रीट्स में आ गए जी, तो ये सरकार हिल जाएगी। जी। लेकिन क्या कोई आना चाहता है? आज के ज़माने में क्या कोई नौजवान आना चाहता है? यही वो दिल्ली है जहाँ पे निर्भया केस कांड के लिए लोग सड़कों पे आए थे। नौजवानों ने लीड किया था, प्रोटेस्ट किया था, चाहे कॉमनवेल्थ गेम्स स्कैम हो उसके प्रति प्रोटेस्ट हुए थे। लेकिन आज हम वो उस लेवल के प्रोटेस्ट नहीं देखते। कहीं ना कहीं ये हमारी भी जिम्मेदारी बनती है और हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने समाज के प्रति। जी जी जी। मोदी जी पर क्या विचार हैं आपके? हाउ डू यू सी प्राइम मिनिस्टर मोदी एज द प्राइम मिनिस्टर दीज डेज, मतलब इन दिनों में? देखिए, मोदी जी, आई थिंक ही अंडरस्टैंड्स द नर्व ऑफ द कंट्री। इतने लंबे समय तक अगर आप प्रधानमंत्री हैं जी, तो आपको सही नर्व दबानी आनी चाहिए जनता की। जी। हम आप नौजवान हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, सब जानते हैं, सबको पता है इस देश में क्या हो रहा है। जब चुनाव आते हैं तो किस मुद्दों पे राजनीति होती है, असली मुद्दे डूब जाते हैं। जी जी। लेकिन कहीं ना कहीं जीत भी वो हासिल कर रहा है। पर आपको क्या लगता है कि विपक्ष का ऐसा कौन सा दायरा है या ऐसी कौन सी बात है जो बदलना चाहिए, दैट कैन बी अ चेंज, कि भाई कुछ चेंजेस आए, कुछ पॉजिटिविटी आए? आई थिंक सो वी हैव टू कैरी द यूथ ऑफ दिस कंट्री। जी, दैट इज़ द फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री। व्हेन वी टॉक अबाउट द यूथ दैट इज़ बिलो 35, बिलो 40 ईयर्स, दैट इज़ 65% ऑफ दिस कंट्री। अगर हम नौजवानों को लेकर के चलेंगे, उनके साथ पैदल मार्च करेंगे, उनके मुद्दों की बात करेंगे, तो नौजवान अपने घर और परिवार का वोट भी डाइवर्ट करने में बहुत प्राथमिकता रूप से योगदान कर सकते हैं। और दूसरी बात है कि हमारे जितने भी इंडिया गठबंधन के लीडर्स हैं जी, अगर वो सब सिर्फ और सिर्फ स्ट्रीट्स में आए जी,
कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा कैंपेन हुआ था इलेक्शन कमीशन को लेकर के, एक दिन का हमने मार्च किया था और जहाँ पे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने बैरिकेड भी क्रॉस करने का काम किया था। तो एक बहुत बड़ा मुद्दा बन के आया था। रेगुलरली हमें जनता के बीच में रहना, बेरोजगारी है, महंगाई है, हम खुद देख रहे हैं 3 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में कुछ ना कुछ चेंज ऐसा हो रहा है। डॉलर और रुपया का कंपैरिजन आप देख ही रहे हैं। क्या देश समझ नहीं पा रहा है या इमोशनल इम्पैक्ट इतना ज़्यादा हो गया है सरकार का कि उसके आगे जो आपका विपक्ष है वो कुछ कर ही नहीं पा रहा है? देखिए, इमोशनल नर्व ही मुझे लगता है कि इम्पैक्ट करती है इलेक्शन में। आपके मुद्दे बहुत हैं, ऐसा नहीं है कि पानी का मुद्दा पहले नहीं था, बेरोजगारी का मुद्दा पहले नहीं था, या महंगाई का मुद्दा पहले नहीं था। आज भी आप प्रधानमंत्री जी को तो मैं डायरेक्ट पार्लियामेंट में 2 साल से सुन रहा हूँ जी। उससे पहले से भी उनकी जो स्पीचेस है उसको गौर से सुनता हूँ। तो आप कभी भी उनकी स्पीच अगर गौर से सुनेंगे तो वो कभी जिम्मेदारी नहीं उठाते जी। वो जो आज हो रहा है उसकी जिम्मेदारी नेहरू पे डालते हैं, कांग्रेस पे डालते हैं। इतिहास की बातें वो बोलते हैं कि जब नींव ही इतनी गंदी रखी गई थी तो फिर आज हम क्या कर सकते हैं। लेकिन 10 साल 12 साल हो गए, इतना बहुत बड़ा टाइम होता है अपने नौजवानों को रोजगार देने का, महंगाई कम करने का। और यही वो भाषण मैं उनके पुराने उठा करके दिखा दूं आपको, जहाँ पे वो इस पे कोसते थे सरकार को, और आज वो उसके परे हो रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि लोग समझ गए हैं, लेकिन चुनाव आते आते फिर से भूल जाते हैं। करेक्ट। जहाँ पे असली समझ उनको होनी चाहिए, और उसकी नर्व है हिंदू मुसलमान, रिलीजन बेस्ड पॉलिटिक्स, कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स। या फिर मुझे लगता है कि बीजेपी की बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग ये एक नीति है कि लोगों को इतना गरीब कर दो कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र से उनका वोट खरीदा जा सके। क्या ये सचमुच में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा है जो हमारा हिंदू मुसलमान का मुद्दा है? क्योंकि वोट्स पे उसका डायरेक्ट फ़र्क तो दिखता है। आप आज से नहीं, हम पिछले 2-3 चुनाव देख चुके हैं। तो क्या लोगों को समझ नहीं आता कि, या फिर मैं कहूँगा अपोजिशन समझा नहीं पा रही है कि जो बैलेंस बनना चाहिए वोटिंग के टाइम पे वो हिंदू मुसलमान के मुद्दे पर कहीं और चला जाता है? देखिए, मुझे लगता है कि अगर हम और आप समझ पा रहे हैं जी, बहुत से ऐसे लोग हैं जो मेरे साथ भी पढ़े हुए हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में पढ़े हैं जी, वो भी इस राजनीति में बह जाते हैं जी। कहीं ना कहीं एक खुद के अंडरस्टैंडिंग की भी बात होती है। जी जी जी। हमने देखा है कि बीजेपी में अभी जो वर्तमान में सीएम बने हैं, हाल ही में, चाहे असम के सीएम की बात करें या फिर बंगाल के सीएम की बात करें, ये पहले कांग्रेस या फिर तृणमूल कांग्रेस में थे। जी जी। ये पहले मुद्दों की राजनीति करते थे या फिर कास्ट की राजनीति करते थे। लेकिन जब से ये एक्टिव बीजेपी में आए हैं तो इनकी पूरी विचारधारा बदल जाती है। सब सिर्फ एक धर्म विशेष की बात करते हैं और एक धर्म विशेष को गाली देने का काम करते हैं। जीत वाली रात, जिस दिन आप जीते थे, सबसे पहले किसको फ़ोन किया था आपने और क्या कहा था? देखिए, सबसे पहले तो मैंने अगर किसी को फ़ोन तो मैंने किसी को नहीं किया था, क्योंकि मेरी सबसे पहले जब बात हुई होगी तो पार्टी ऑफिस में जब क्लोजर हो रहा था इलेक्शन का, जिस समय ये लगभग तय हो गया था कि आप चुनाव जीत रहे हैं, उस समय आप कहाँ थे? मैं अपने घर पे था और परिवार के साथ थे आप? हाँ, एक रात पहले मैं अपने परिवार के साथ था। सब जितने लोग जो मेरे क्लोज थे सब मेरे घर ही पे थे जी, आ गए थे। और क्योंकि अगले दिन काउंटिंग थी, काउंटिंग के दिन मैं सुबह ही चला गया था काउंटिंग स्थल में और वहीं पे मैं रहा था शाम तक। और मुझे याद है कि फिर मेरे फादर साहब आए थे, बाद में मेरी मदर आई थी, और जब हमने ही जीत हासिल की तब हम घर लौटे तो वहाँ पे सब लोग इंतज़ार कर रहे थे। Did you see your father, a very proud father, after that win? एक्चुअली मेरे फादर बहुत निराश हुए थे। आपका कनेक्शन कैसा है आपके पिताजी से, ये बताइए पहले तो। जैसे एक फादर सन का होता है नॉर्मल आए। मतलब मैं सच बता रहा हूँ आपको, मैं पूरा इंटरनेट छान लिया, पूरा इंटरनेट छान कर आवर टीम वाज सर्चिंग अ कैंडिड फोटोग्राफ ऑफ यू एंड योर फादर। हाँ, मेरे फादर इतना एक्टिव नहीं है मीडिया में। और बहुत ही बेसिक कैजुअल से मुझे शॉट्स मिले, तब मुझे ये एआई और अलग चीज़ों का सहारा लेके फिर उसको पेंट कराना पड़ा। एंड आई होप आपको पसंद आई होगी। नहीं, बहुत अच्छा है। आई थिंक एआई हैज हेल्प बॉन्ड। करेक्ट। आपका विजन क्या है कौशाम्बी को लेकर? कौशाम्बी आगे आने वाले दिनों में क्या क्या देखने वाली है? देखिए, कौशाम्बी का विजन मेरी जो है वो, क्योंकि जिस विजन पे मैंने चुनाव लड़ा था, अभी भी वहाँ पे पानी की समस्या है, अभी भी वहाँ पे शिक्षा की समस्या है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की समस्या है, बेरोज़गारी की समस्या है, ऐसी बेसिक नेसेसिटीज़ हैं। मैंने जब भी चुनाव लड़ा, कोई उनको बहुत बड़े वादे नहीं किए कि मैं वहाँ पे बहुत बड़ी इंडस्ट्री लगा दूंगा या फिर उसको एक डेवलप्ड नेक्स्ट सिटी बना दूंगा, क्योंकि जितनी मेरी चादर है उतने मेरे पैर। सबसे बड़ा फैक्टर क्या था कि आपको लगता है कि कौशाम्बी की जनता ने आपको चुना? आई थिंक वो एक नया फेज़ था, एक नौजवान फेज़ था,
एक फ्रेश फेस था। और जब उन्होंने मेरे भाषण सुने, मेरा कैंपेन देखा, तब उनको लगा कि कहीं ना कहीं एक लंबा समय अगर इस नौजवान को दिया जाए जी, तो हमारे कौशाम्बी में बदलाव, ठोस बदलाव, एक नई नींव रखी जा सकती है। अखिलेश यादव जी से आपके संबंध कैसे हैं? और जैसा कि आपने बताया पहली बार मुलाकात आपकी जब हुई थी, कैसे संबंध हैं आपके और हाउ डू यू सी हिम एज ए लीडर? आई थिंक ही इज़ अ फैंटास्टिक लीडर। आपको सबसे बड़ा प्रमाण मैं ही नहीं, हूँ। आप ही हैं जी। और जिस तरीके से उन्हें एक 25 साल के नौजवान को दिल्ली में पार्टी को रिप्रेजेंट करने के लिए या फिर देश को रिप्रेजेंट करने के लिए चुना, जी, वो कहीं ना कहीं उसकी सोच को समझाता है, उनकी सोच को बताता है कि वो एक यूथ को प्रमोट करने वाले लीडर हैं। रही बात मेरे व्यक्तिगत संबंध की, तो व्यक्तिगत संबंध बहुत अच्छे हैं। मेरी पार्लियामेंट से लेकर के बाहर बात होती है, और जब भी मैं उनके पास अप्रोच करता हूँ क्योंकि बहुत बड़ा मुद्दा आ गया, चाहे नौजवानों का हो या फिर हमारे समाज का हो, और मैं उनको अप्रोच करता हूँ, तो वो सबसे पहले एक सवाल पूछते हैं कि तुम क्या करोगे, तुम क्या चाहते हो, जो तुम करोगे वो मैं करूँगा। तो वो बात बहुत अच्छी लगती है मुझे उनकी। अच्छा, ये जो विजिबिलिटी होती है, ये आपके हिसाब से राजनीति में ये ब्लेसिंग है या कर्स है? क्योंकि कई बार ज़्यादा दिखते हो आप, तो वो भी एक डिसएडवांटेज बनने लगता है आपको। आप हाउ डू यू सी विजिबिलिटी? I think visibility nowadays is very important. And it is a curse as well. और मुझे तो कई लोग बोलते हैं कि जो कई ऐसे ज्ञान भी देते हैं कि आप जो भी करिए बस दिखते रहने चाहिए, चाहे कुछ अच्छा करिए चाहे कुछ बुरा। पुष्पेंद्र सरोज प्रूव्ड एवरीबडी रॉन्ग। तो वो एवरीबडी जो है वो कौन है जिन लोगों को आपने गलत प्रूव किया है कि आप भाई आपका प्रेडिक्शन गलत था? आई थिंक जितने भी लोग जो मेरे विरुद्ध चुनाव लड़ रहे थे जी, और ख़ास करके जो एक नेगेटिव कैंपेन निकाल रहे थे, उनको मैंने आई थिंक, और मेरे लोगों ने जिन्होंने मेरे को सपोर्ट किया, उनको मुंह तोड़ जवाब देने का काम किया। एक दिन के लिए जब पुष्पेंद्र सरोज जी को ये अवसर मिलेगा कि वो प्रधानमंत्री बनेंगे, तो सबसे पहली फाइल पुष्पेंद्र जी कौन सी खोलेंगे आप? सबसे पहली फाइल, देखिए मुझे तो लगता है कि मुद्दे बहुत हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट स्ट्रक्चर है, आई थिंक हेल्थ केयर एंड एजुकेशन शुड बी फ्री इन दिस कंट्री। These are basic necessities where privatization has costed the government infrastructure. हेल्थ केयर, कई लोग हैं जो अभी भी सड़कों पे मर जाते हैं। हेल्थ केयर, चिकित्सा सबसे प्राथमिक रूप से फ्री रहनी चाहिए। जी। और एजुकेशन इस कंट्री में फ्री होनी चाहिए। जी, ये रूमर है, रियलिटी है, अमित शाह जी के संबंध आपके अपने मुख्यमंत्री जो हैं उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी से नहीं बनती है। क्या इसका खामियाजा उत्तर प्रदेश की जनता को भुगतना पड़ रहा है? इज इट अ प्रूवन थिंग या फिर ये सिर्फ एक रूमर है? नहीं, आई थिंक ये अब सार्वजनिक है, और अब सब देखिए, सब अगर चर्चा कर रहे होते कहीं ना कहीं उसमें कुछ सच्चाई तो होती। जी। और उत्तर प्रदेश की जनता सिर्फ इनके टकराव से नहीं सफ़र कर रही है, उत्तर प्रदेश की जनता इनकी नीतियों से सफ़र कर रही है। अच्छा, इनकी नीयत से सफ़र कर रही है। बहुत बड़ा उदाहरण के रूप में मैं दूंगा तो फिर बिजली की कटौती से लोगों की जान जा रही है। इतनी भीषण गर्मी है, फिर भी बिजली पर्याप्त मिल नहीं पा रही लोगों को, खास करके गांव के कस्बों में। और रात रात बिजली ना होने के कारण लोग मरे चले जा रहे हैं। लेकिन फिर भी आज बिजली के बिल में 10% बढ़ोतरी सरकार ने की आज सुबह ही। तो कहीं ना कहीं जनता की बातें सरकार सुन नहीं रही है, और वो किसी व्यक्ति विशेष के टकराव की वजह से नहीं, वो उनकी नीयत की वजह से। हम देखते आ रहे हैं इंडियन पॉलिटिक्स में कि जो हॉर्स ट्रेडिंग का कल्चर एक नए पहले देखा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जो है कांग्रेस, जबकि पुराने नेता थे वो, उनके पिताजी की लेगेसी थी कांग्रेस पार्टी में, वो बीजेपी में आ गए। फिर अभी एक जीता जागता उदाहरण, हमारी जेनजी जनता ने बड़ी उम्मीदें लगा ली थी इनसे, राघव चड्ढा जी से, वो फिर बीजेपी में चले गए। हाउ डू यू सी दिस हॉर्स ट्रेडिंग कल्चर? ये आपको कैसा दिखता है? देखिए, सबसे ख़राब चीज़ अगर राजनीति में है तो यही है, हॉर्स ट्रेडिंग। एंड आई थिंक पिछले 10 साल में बहुत ज़्यादा हो जी। और कहीं ना कहीं आप प्रेशर मान लीजिए, या फिर जनता जिससे उम्मीद लगा रही है वो पक्ष बदल कर, जैसा आपने चर्चा की कि ज़्यादा विजिबिलिटी क्या हानिकारक है, तो ये भी हो सकता है कि जनता के मुद्दे जो ज़्यादा उठा रहा है उस पर ज़्यादा प्रेशर हो, या फिर उसको ज़्यादा अप्रोच किया जाएगा पार्टी शिफ्ट करने। तो राघव चड्ढा ने जब पार्टी शिफ्ट की थी तो विश्वास कर पाए थे उनके पुराने बयानातों को देखते हुए? और उनके, आई थिंक जनता नहीं विश्वास कर पाई थी। जनता को लग रहा था कि कोई ऐसा है, क्योंकि राज्यसभा में बहुत समय मिलता है जी, और एक व्यक्ति को 10, 15, 20 मिनट मिलता है, तो वो अच्छे से अपनी बात रख सकता है। करेक्ट। और उनके जितने भी वक्तव्य मैंने देखे तो उन्होंने बहुत विभिन्न मुद्दों को चूज़ किया, और ऐसे ऐसे छोटे छोटे मुद्दों को चूज़ किया जो हम लोकसभा में बहुत जल्दी में बोल नहीं पाते।
तो बस मैं इतना कहना चाहूँगा कि राघव चड्ढा को लेकर के अगर लोगों में उतना विश्वास नहीं था, हालांकि हमको पहले से ही पता था, और जिस तरीके से वो अपने पार्टी के साथ, अपने पार्टी के लीडर के साथ बहुत लंबे समय तक खड़े नहीं रह रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों का विश्वास तो टूटा है उनके ऊपर। ऐसे रूमर्स हैं कि पुष्पेंद्र सरोज जी के पास ऑफर है भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित होने का। नहीं, ऐसा मेरे साथ तो कोई ऑफर नहीं है ना, मेरे को अगर होता तो क्या आप इस बारे में हालांकि विचार मेरे फादर करते? साहब को ऑफर आया था, और एक बार ही नहीं कई बार ऑफर है उनको कैबिनेट मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर बनाने का उनको, और मुझे एमपी बनने का। लेकिन मुझे पता है मेरे फादर कभी भी बीजेपी में नहीं जाएंगे, क्योंकि एक विचारधारा की लड़ाई है। वो एक विचारधारा से निकले हुए नेता हैं जी। उनके पास कुछ नहीं था तो वो एक मूवमेंट से निकले हुए नेता हैं। हाल ही में जब मैं अभी दिल्ली आ रहा था, और दिल्ली में उन्होंने मुझे दिखाया था कि सड़क में हम 3 दिन सोए थे जी, सिर्फ टिकट लेने के लिए, और हम उस ज़माने से, हम उस विचारधारा से जुड़े। हाउ वाज योर फादर्स बैकग्राउंड, मतलब राजनीति के पहले आपके पिताश्री का बैकग्राउंड क्या था और कैसे उन्होंने अपनी शुरुआत की थी? देखिए, उनकी और मेरी बात इस चीज़ को लेकर के बहुत कम होती है। अच्छा। लेकिन जितना मुझे सुनने को मिलता है वही मैं बात आपको बता रहा हूँ कि उनका बहुत, इट वाज फ्रॉम ज़ीरो। जब अपने क्षेत्र में जाते हैं, अपने लोगों से मिलते हैं, उनके बीच बैठते हैं, उनके साथ खाते हैं, आपको सबसे बड़ा चैलेंज क्या लगता है? व्हाट इज़ द बिगेस्ट चैलेंज योर ओन कॉन्स्टिट्यूएंसी? सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? देखिए, सबसे बड़ा चैलेंज तो मुझे लगता है, और आप उसके लिए क्या कर रहे हैं, मतलब हाउ टू सॉल्व इट आउट? सबसे बड़ा चैलेंज, जैसा मैंने पहले भी जिक्र किया, कि मुख्य धारा में बेसिक नेसेसिटीज़ की बहुत किल्लत है वहाँ पे, चाहे बिजली, पानी, सड़क की बात हो। लेकिन एक अगर मैं वाइडर व्यू में बात करूँ तो मुझे अपने नौजवानों के लिए कुछ ना कुछ करना है। हमारे कौशाम्बी में भी ऐसे कई नौजवान हैं जो शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रयागराज जाते हैं। प्रयागराज हमारे बगल का क्षेत्र है, बड़ी शहर है। उनको वहाँ पे जाकर के, जैसा मैंने बोला, कि बहुत पैसा खर्चा हो, तो बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात का प्रयास भी करते हैं वहाँ पे जाकर के। तो शिक्षा के क्षेत्र में मैं अपने कौशाम्बी में कुछ ना कुछ करना चाहता हूँ। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में खास करके वो वहीं पे रह करके ट्यूशन और ट्रेनिंग करें, लाइब्रेरी में पढ़ाई करें। ऐसे में हमारे एक बहुत बड़ा स्टेप हमने किया भी है, हमने एक लाइब्रेरी भी खोली 2026। हाँ, मैं उस कॉन्टेक्स्ट पे आपसे बात ज़रूर करता कि 2026 6 मार्च आपने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की स्मृति में एक भव्य लाइब्रेरी का गठन किया है। कैसे युवा उससे लाभ ले रहे हैं और वो क्यों ज़रूरी है? देखिए, जैसा मैंने बोला कि पढ़ाई आगे बढ़नी चाहिए हमारे क्षेत्र में, और हमने एक बहुत छोटी सी मुहिम चालू की थी, एक टेस्ट किया था, एक लाइब्रेरी बनाया था, स्मार्ट लाइब्रेरी, और एक ऐसा स्पेस जहाँ पे एसी भी हो जी, क्लोज डोर लाइब्रेरी हो, और एक साइलेंट लाइब्रेरी में लोग, खास करके बच्चियाँ भी पढ़ाई कर सकें जी। और वो निःशुल्क लाइब्रेरी हमने चालू करने का काम किया। इट्स एन एयर कंडीशनड लाइब्रेरी। इट इज़ एन एयर कंडीशन लाइब्रेरी, इट इज़ अ डिजिटल लाइब्रेरी। वहाँ पे कोर्सेज भी हैं, वहाँ पे टीवी में पढ़ाई भी होती है देख करके कोर्सेज की, और इंडिविजुअल स्टडीज़ भी होती है, और कोई भी पैसा हम बच्चों से नहीं लेने का काम। मतलब आपके अकॉर्डिंग अगर आपके क्षेत्र की बात की जाए तो एजुकेशन बहुत हद तक क्षतिग्रस्त है। आई थिंक एजुकेशन, हमें इतिहास सिखाता है कि एजुकेशन से बड़ा तंत्र कुछ नहीं होता। बाबा साहब ने, जब लोग तलवार उठा रहे थे और बम गोली से आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, तो बाबा साहब ने कलम की ताकत से एक बहुत बड़ी संवैधानिक किताब लिखी थी, जिस किताब को लेकर के सब, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, वो टहल करके घूमता है। आज सबको वो वही किताब आज सबको गाइड करती है, वो सबको संरक्षण देती है। तो कहीं ना कहीं कलम की ताकत तो सबसे बड़ी ताकत है। आपकी उम्र मुझसे भी कम है, और मुझे बड़ा अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर मैं कहूँगा कि इट्स एन प्रिविलेज फॉर मी, बट ये 24-25 साल की जो उम्र होती है बड़ी सेंसिटिव होती है। आप एक्चुअली ग्रो कर रहे होते हो अपनी लाइफ में, एक नए जीवन की तरफ जा रहे होते 24-25 से, जब आप व्हेन यू गो टू द 30s। ये डेटिंग शेटिंग के कल्चर में आप कभी पड़े, या राजनीति ही आपको जो है? नहीं, एक समय, हालांकि सब चीज़ का एक समय होता है, और अभी भी वही समय चल रहा है काफ़ी लोगों का, और ऐसा एज होती भी। जब से ये सब हुआ है तब से तो ऑब्वियसली सब कुछ ऐसा नहीं हुआ। कॉलेज में थे, कॉलेज और स्कूल में थे, तो वो सब था रहा। अब कुछ नहीं, अब कुछ करना चाहते ही नहीं है, या फिर समय ही नहीं मिलता एक्चुअली। और बहुत क्लीशे सी लाइन लगेगी है कि महिला मित्र हैं पुष्पेंद्र सरोज जी की। देखिए, महिला मित्र तो हैं, ऐसा नहीं है। वो महिला मित्र चाहे पार्लियामेंट में हो, चाहे निजी जीवन में हो, हमारे कॉलेज से हमारे फ्रेंड्स हैं। मैं आपकी इंस्टाग्राम आईडी देख रहा था, तो आपकी जितनी रैलीज थी, जितने आपके कैंपेन्स थे, जो रेशो ऑफ फीमेल था उन रैलीज में, वो बड़ा ज़्यादा था। और मुझे टोक कर लोगों ने बताया कि ये रील देखिए, ये रील देखिए, ये रील देखिए। इसका क्या विशेष कारण है कि
जो है पुष्पेंद्र सरोज जी महिलाओं के बीच बड़े आकर्षण के केंद्र रहते हैं। नहीं ऐसा तो मुझे पहली बार बोला गया है किसी के द्वारा, लेकिन क्योंकि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हालांकि महिलाओं का भी इन्वॉल्वमेंट, क्योंकि अभी 33% रिजर्वेशन की बहुत बात थी जी जी, और वुमेन रिजर्वेशन बिल जो आया था और उसको हमने सब ने पास किया था पिछले लोकसभा में, उसको लागू करने के लिए भी जो अभी चर्चा हुई थी, हम सब चाहते हैं कि महिलाएं भी आए राजनीति में। और निजी जीवन की बात करें तो मेरे पुरुष दोस्त भी हैं, महिला भी दोस्त हैं। आज के कार्यक्षेत्र की बात करें तो सबसे ज्यादा फेवरेट फीमेल पॉलिटिशियन कौन है आपके हिंदुस्तान में? आई थिंक प्रियंका गांधी जी इज अ वेरी गुड ओरेटर एंड समबडी दैट, अगर बहुत से लोग ऐसे हैं जो कांग्रेस में देखें जी तो कांग्रेस में उनको एक लीडर के रूप में मानते हैं और उनके काफ़ी वक्तव्य मैंने पार्लियामेंट में भी सुने। उनको एंगेज करना लोगों को बहुत अच्छे से आता है, क्योंकि वो हिंदी में बोलती हैं और बहुत जुनून और जज्बे के साथ बोलती हैं और बिल्कुल ऑन द पॉइंट टू द पॉइंट बोलती हैं। जी, तो पीएम पोजीशनिंग को देखें अगर आप, तो हाउ डू यू सी राहुल गांधी जी एज द कैंडिडेट फॉर द प्राइम मिनिस्टर? देखिए, प्राइम मिनिस्टर अगर प्रधानमंत्री मोदी विपक्ष को कोई ना कोई नाम देखिए रखना होगा, तो आई थिंक द नेक्स्ट इन लाइन वुड बी अखिलेश यादव जी। ओके, थर्ड लार्जेस्ट पार्टी समाजवादी पार्टी है, वो उस उत्तर प्रदेश से 2024 का चुनाव जीते जहां पे लोग टिकट भी नहीं मांग रहे थे। राम मंदिर के इशू को लेकर के या भारतीय जनता पार्टी के प्रभाव को लेकर के कोई भी ऐसा सोच नहीं रहा था कि उत्तर प्रदेश में 10 सीट के ऊपर भी आई। लेकिन अगर किसी को सबसे ज्यादा पराजय देने की बात हो भारतीय जनता पार्टी की, तो उत्तर प्रदेश से उनको मिली। मैंने आपसे शुरू में एक सवाल पूछा था कि हाउ इज योर रिलेशनशिप विद अखिलेश यादव जी? अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री रहे हैं उत्तर प्रदेश के और चहेते मुख्यमंत्री रहे हैं। कभी सोचा है कि अखिलेश यादव जब कैन ही बी द फेस ऑफ प्राइम मिनिस्टर लाइक यू सेड? यस ही कैन, बट वो अपने स्टेट के दायरे से कभी भी बाहर निकलते हुए नहीं दिखते। हाँ, आई थिंक क्योंकि उत्तर प्रदेश अपने में ही सबसे बड़ा राज्य है, बहुत बड़ी कंट्रीज, कुछ कंट्रीज से भी बड़ा राज्य है वो, और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सीटें हैं, सबसे ज्यादा। एक बात अखिलेश यादव जी की जो आपको बहुत ज्यादा इंप्रेस करती है या मोटिवेट करती है? मैं वही जो मैंने पहले भी जिक्र किया, वो लोगों की बात सुनते हैं। उनकी कोई रिगार्ड इस चीज का नहीं है कि ये छोटा है ये बड़ा है, और इज्जत बहुत करते हैं वो लोगों की, चाहे वो छोटे से बड़े से हो। राजनीति में जुनून, जिम्मेदारी या विरासत, क्या जरूरी है और क्यों है? आई थिंक तीनों ही हैंड इन हैंड जरूरी है। और विरासत की मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं मैं भी उसका एक प्रोडक्ट हूं, लेकिन जिम्मेदारी और जुनून वो सबसे ज्यादा जरूरी होता है। जिम्मेदारी आपको बाद में मिलती है, जुनून आपको पहले होना चाहिए। पुष्पेंद्र सरोज जी की अगर मैं भविष्य में जो उनकी पत्नी होंगी उनकी बात करूं, तो हिंदुस्तान की लड़कियों को किन किन चीजों की प्रिपरेशन करनी है आपकी धर्मपत्नी बनने के लिए? नहीं, उनको प्रिपरेशन करने की व्हाट काइंड ऑफ गुण आप देखते हैं आपकी जो है भविष्य में जो धर्मपत्नी आएंगी? देखिए, मेरे तो सिर्फ 2 ही नॉन नेगोशिएबल है चीजों को लेकर। पॉडकास्ट एक्चुअली मैट्रिमोनी का भी काम करता है। अच्छा तो डेफिनेटली आपके पॉडकास्ट के थ्रू मैं बताना चाहूंगा, मेरी सिर्फ 2 ही रिक्वायरमेंट है। और रिक्वायरमेंट क्या है, ये आई थिंक सबके लिए होती है। पहले उनके और मेरा लड़की होनी चाहिए वो तो लड़की तो होनी चाहिए, और दूसरी चीज की उनकी लव और बॉन्ड जो होना चाहिए वो उम्र भर का रहना चाहिए, एक ऐसा बॉन्ड होना चाहिए। और दूसरा, मेरे पेरेंट्स को अपनाना, उनका ख्याल रखना, वो नॉन नेगोशिएबल। क्या कोई ऐसी लड़की जो खुद भी राजनीति में हो? हालांकि लोग मना करते हैं इस चीज को लेकर के कि क्यों सेम प्रोफेशन से नहीं होना चाहिए, क्योंकि आई थिंक वो क्लैश रहता है, और राजनीतिक रूप से तो खास करके मना करते हैं जी, क्योंकि हालांकि लोग खुद ही जूझ रहे होते हैं, हम खुद जूझ रहे हैं कि टाइम नहीं मिलता है फैमिली के लिए और ये सब। लेकिन जो भी हो, अगर ये 2 नॉन नेगोशिएबल हो तो फिर कुछ मैटर नहीं करता जी। और कब विचार हैं आपके अभी तो बंधन में बनने के लिए? अभी तो कोई विचार नहीं है। अभी कोई विचार नहीं, अभी समय भी नहीं मिलता, और जेन्युइनली समय नहीं मिलता अभी राजनीति में जी। अभी परिवार के लिए समय भी नहीं मिल पाता। तो खैर, आपकी दिनचर्या किस प्रकार की होती है? हाउ डू यू स्टार्ट योर डे? आप अपना दिन कैसे शुरू करते हैं? हाउ डू यू मूव ऑन? देखिए, इन अ डे मेरी 2 दिनचर्या है, एक दिल्ली की है और एक मेरे क्षेत्र की जी। और ज्यादातर आपका समय आपके क्षेत्र में ही बीतता है? हाँ, ज्यादा समय क्षेत्र में बीतता है। दोनों ही पोल्स अपार्ट है जी। जो अगर आप क्षेत्र में जाएंगे तो सुबह ही उठ करके हम लोगों के बीच चले जाते हैं। जल्दी उठ जाते हैं? डिसेंट टाइम, आई वेक अप एट 9:30 10, तो नॉट एन अर्ली राइजर। मुझे
शायद आदत पहले की है देर रात तक काम करने की, वो है। इनफैक्ट ऑल माय फिटनेस एंड एवरीथिंग आई डू एट नाइट ओनली। ओके, सो हाँ, you look quite fit. आप नो, आई fit एम दिख रहे हैं। एक्चुअली वेरी बैड राइट हाँ, नाउ, no, you look fit. आई विल। एंड क्षेत्र में वही समस्या है, सड़क नाली पानी की समस्या है, लेकिन जब आप दिल्ली आते हैं तब एक दूसरा बॉल गेम हो जाता है, एक पूरा डिफरेंस हो जाता है। नाउ यूर, आप नेता से मिल रहे हैं, आप एम्बेसीज में जाकर एम्बेसडर से मिल रहे हैं, आपको डिप्लोमेटिक भी होना है, आपको देश के इश्यूज भी लेकर के आने हैं, आपको मीडिया को भी फेस करना है जी। तो दोनों की दिनचर्या बहुत अलग सी है, लेकिन स्पाइन पॉलिटिक्स की वही है। एक रूमर सुनी हमने कि आप एक पदयात्रा करने वाले तकरीबन 400 किलोमीटर की। इज इट इन प्लान? इट इज इन प्लान। और जैसा मैंने बोला, उसका उद्देश्य क्या होगा? और आई थिंक नौजवानों को जागरूक करना, नौजवानों को उनके मुद्दे से हूबहू करवाना और ये बताना कि वही उस देश का फ्यूचर है, और उनको एक्टिव राजनीति में जोड़ना, एक आंदोलन ऐसा शुरू करना जहाँ पे उनके हक और हित की बात हो। जी। जाति को लेकर के आंदोलन हुए हैं, धर्म को लेकर के आंदोलन हुए हैं, लेकिन नौजवानों के मुद्दों को लेकर के आंदोलन नहीं हुआ। और एक बहुत बड़े पैमाने में ये आंदोलन होना चाहिए, और कहीं ना कहीं नौजवान अगर जुड़ जाएंगे तो इस देश का सब वर्ग आप ही इस यात्रा को लीड करने वाले हैं? आई थिंक हाँ, मैं इस यात्रा को लीड करने वाला हूँ। और मैं बस आपके पॉडकास्ट के थ्रू भी एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपका साथी, कोई नौजवान आपका साथी, एक सबसे नौजवान सांसद कोई मुद्दे के लिए, आपके मुद्दे के लिए खड़ा उतर रहा है, स्ट्रीट्स में आपके साथ मार्च करने के लिए रेडी है, तो यही समय है उसका साथ देने के लिए, उसके साथ खड़े रहने के लिए। और अगर हमारा और आपका साथ रहेगा तो फिर हम इस देश की दिशा और दशा बदलने में बहुत बड़ा योगदान कर लेंगे। भारतीय जनता पार्टी में आप क्यों नहीं जाना चाहेंगे? आई थिंक, देखिए, इसमें थोड़ा समय मैं लेना चाहूँगा और बताना चाहूँगा कि पार्टी के रूप में कोई पार्टी खराब नहीं होती। पार्टी की लीडरशिप अगर खराब रहेगी तो वो पार्टी खराब। और बहुत दिलचस्प बात है जो मैंने शायद आज सुबह ही किसी के मुंह से सुनी थी कि कोई इंसान गलत नहीं होता, बस इंसान कोई इंसान सही नहीं होता, इंसान का समय होता है और सही समय पे सब इंसान सही हो जाता है। तो इंसान जो पार्टी चला रहे हैं, जो दो मुख्य पार्टी चला रहे हैं, उनके आइडियोलॉजी में मुझे नहीं लगता कि किसी नेता को भारत को भी लीड करने के लिए आना चाहिए। करेक्ट। जिस आइडियोलॉजी को वो फॉलो कर रहे हैं, जिस तरीके से वो राजनीति क्या आप उस आइडियोलॉजी के बिल्कुल अगेंस्ट हैं? मैं उस आइडियोलॉजी के बिल्कुल अगेंस्ट हूँ, जिस तरीके से, मतलब हम ये मान लें कि पुष्पेंद्र सरोज कभी भी बीजेपी में नहीं जाएंगे? हाँ, ये आप बोल सकते हैं कि पुष्पेंद्र सरोज कभी बीजेपी में नहीं जाएंगे। जी। और यहाँ पे आपने मुझे फंसा दिया बाद में दिखाने के लिए। अच्छा, एक शब्द में अगर मैं पूछना चाहूँ, हाँ ये शॉर्ट जो है बाद में काम में आएगा। क्या है एक शब्द में राजनीति, आज की राजनीति, हिंदुस्तान की राजनीति, आज की करंट स्टेट ऑफ राजनीति, एक शब्द में अगर आप बयां करना नफरती। नफरती। आप अगर एक शब्द में आज के पर्सनल है राजनीति आज के। जी। वो दौर चला गया जिन बड़े नेताओं का आपने जिक्र किया, जहाँ पे वो पार्लियामेंट में हीटेड डिबेट्स तो करते थे लेकिन बैकडोर में पर्सनल नहीं होते थे। अगर आज पार्लियामेंट में आप किसी के साथ हीटेड डिबेट कर लीजिए या फिर किसी भी पार्टी के बड़े मुखिया को जाकर के 1-on-1 कर लीजिए, तो आप घर पहुंचेंगे तो शायद आपके पर्सनल उस पर अटैक हो सकता है। ऐसा कोई लास्ट मैसेज जिसने आपको बहुत इमोशनल कर दिया हो, किसी आपके क्षेत्र के किसी आदमी का, या कोई ऐसी मीटिंग किसी से आपकी हुई हो जिसके बातों ने आपको बड़ा इमोशनल कर दिया हो, या ऐसी कोई बात? नहीं, जैसा कि मैंने जिक्र किया और जब से मैंने गंभीर रूप से इस चीज़ को जाना कि किस तरीके से हमारे नौजवान पे मेंटल प्रेशर है। हालांकि मेंटल प्रेशर के बारे में और डिस्ट्रेस के बारे में, या फिर आप कह लीजिए जिस वजह से सुसाइड्स होते हैं, मेंटल पे इतना ध्यान इंडिया में कभी नहीं दिया जाता। आप फॉरेन चले जाइए तो वहाँ पे एक अलग सुविधा है उस चीज़ के लिए, अलग थेरेपीज होती हैं, थेरेपिस्ट बैठते हैं आपके मेंटल स्ट्रेस को गाइड करने के लिए। हम भी जब कॉलेज में पढ़ते थे तो एक बार मैंने क्योंकि मैं बहुत समय से क्लास नहीं जा रहा था जी, और तो फिर मैंने एक मेल लिखा था, मेरी अटेंडेंस लो हो गई, तो मैंने लिखा था क्योंकि वर्कलोड मेरे पर रहता है, मेरे पे मेंटल प्रेशर वो, तो पूरा कॉलेज हिल गया था। उन्होंने कहा आप ठीक रहिए, हम आपके अटेंडेंस कर देंगे, और तो उस पर बहुत फोकस करते हैं। ताकि अगर वो खुद इंडिया में आकर देखेंगे और हमारे नौजवानों को देखेंगे जिस मेंटल डिस्ट्रेस से वो जूझ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसकी भी बात होनी चाहिए, उसको विचार करना चाहिए, क्योंकि घर तबाह हो गए जी, सिर्फ नौजवान नहीं, घर तबाह हो गए, और उसको बहुत गंभीर रूप से हमको देखना पड़ेगा जी। और
आपकी जो दिनचर्या के बारे में आपने पहले बात की, नॉर्मली आप रैलीज में होते हैं, आप कैंपेन्स में होते हैं, अपने क्षेत्र में जाते हैं, अपना ख्याल कैसे रखते हैं? आप 24 साल के, 25 साल के हैं, आप बहुत लोगों से कनेक्ट करते होंगे. हाउ डू यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ इन दिनों में? I think I have started now, or I think meditation. I have very recently started meditation, or at night, not in the morning. और किताब में पढ़ने शुरू कर चुका हूँ क्योंकि ट्रैवल बहुत होता है, एयर ट्रैवल बहुत होता है. Are you a phone person? आई एम नॉट मच ऑफ अ फोन पर्सन. जैसा कि मैं बोल रहा था, एयर ट्रैवल बहुत होता है तो फोन वैसे भी ऑफ हो जाता है. जी. तो बुक्स, उसमें बहुत सेल्फ हेल्प बुक्स बहुत अच्छा लगता है. अच्छा लगता है जी. आपका अगर मैं पूछना चाहूँ कि ओपोजिशन में हु इज अ फेवरेट लीडर? आई थिंक राइट नाउ माय नेशनल प्रेसिडेंट अखिलेश यादव जी इज द फेवरेट. अपोजिशन में आई थिंक भारतीय जनता पार्टी की बात. हाँ जी. द फेवरेट लीडर, नॉट पर्टिकुलरली पीपल्स लीडर, लेकिन माय वन ऑफ द फेवरेट मिनिस्टर्स यू कैन से इज नितिन गडकरी जी. थोड़ा संक्षेप में बताएंगे? हाँ, उसका रीज़न ये है कि जब मैं पार्लियामेंट में पहली बार गया तो एक पहला आवर क्वेश्चन आवर होता है जहाँ पे आप मिनिस्टर से सवाल पूछते हैं. जी. और हमेशा अक्सर ऐसा होता है, जो भी मिनिस्ट्री का हो, कई मुद्दे ऐसे उठ करके आते हैं जहाँ पे मिनिस्टर जवाब नहीं देते. जी. या फिर बहुत हल्ला हो जाता है. जी. जब मैं पहली बार पार्लियामेंट में गया, उस दिन रोड एंड ट्रांसपोर्टेशन का नंबर था और उस दिन नितिन गडकरी जी खड़े हुए. पूरा 1 घंटा मैक्सिमम नंबर ऑफ सवाल उन्होंने लिए. उन्होंने सब सवालों को एड्रेस किया और एक भी शोर शराबा पार्लियामेंट में नहीं हुआ. आई थिंक मैक्सिमम क्वेश्चंस उस दिन आ गए थे और जिनका वो आंसर नहीं दे पा रहे थे, उन्होंने बोला था कि आप उसके बाद अपने ऑफिस में आ जाइए और हम पर्सनली डिस्कस कर लेंगे. जी. और उन्होंने एक चीज़ अपने अधिकारियों से ज़रूर बोल रखी है कि अगर कोई सांसद मेरे पास आए कोई समस्या लेकर के, उसको तुरंत मेरे से मिलवाने का काम करना, क्योंकि वो लाखों लाख लोगों की समस्या लेकर के आ रहा है. जी. वो रोड उसकी निजी रोड नहीं होगी, वो हाईवे उसका निजी हाईवे नहीं होगा, बाईपास में उसकी कोई दिलचस्पी नहीं होगी, लेकिन उसकी जनता की होगी. जी. तो वो जनता के मुद्दे मेरे पास लेकर आ रहे हैं, तो फिर उसको तुरंत मेरे पास मिलवाने का काम. जी. एक्चुअली मैं ये बात कई लोगों के मुंह से सुन चुका हूँ. इंडीड अतिशयोक्ति नहीं होगी ये कहने में कि कुछ लोग तो नितिन गडकरी जी को उस टाइमलाइन में भी देखते हैं कि ही कैन बी द इंडियाज प्राइम मिनिस्टर. हाउ डू यू सी इट? See, I think who anybody can be the prime minister. But the person should be wary of the opposition as well, should listen to the opposition as well. विपक्ष के नेता अगर आए, कोई मुद्दे, कोई बात करें, तो उनकी बात सुननी भी चाहिए, उनको रिस्पेक्ट भी देना चाहिए. और रही बात कि पर्सनल नहीं होना चाहिए. क्या आपको नहीं लगता कि बीजेपी में जो इम्पोर्टेंट सीनियर लीडर्स हैं उनको बहुत टाइम से साइडलाइन करने की एक जो है प्रोसेस शुरू हो गई है? मैं आपको कई उदाहरण बता सकता हूँ. साइडलाइन नहीं करूँगा, लेकिन कहीं ना कहीं जो वो डिजर्व करते थे वहाँ नहीं है. तो इस बारे में क्या कहेंगे आप? बीजेपी की करंट लीडरशिप के बारे में जो मैंने जिक्र किया था, करंट लीडरशिप में मुझे नहीं लगता कि वो एक बहुत प्रोग्रेसिव थिंकिंग वाली लीडरशिप है, अपने भी कैडर के लिए और विपक्ष के लिए भी. विपक्ष के कई नेता हैं जो बीजेपी में शामिल, जिनका जिक्र आप कर रहे थे, जहाँ पे लोग उम्मीद जगा रहे थे, फिर वो जाकर के बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं. जी. और उनको बड़ी जिम्मेदारियां मिल जाती है वहाँ पे. लेकिन वो वही 2 नेता कभी भी अपने कैडर से निकाले हुए लोगों को नहीं वहाँ पे बैठे. क्योंकि जिस दिन कैडर से निकला हुआ आदमी बैठ जाएगा तो पुराना आदमी हो जाएगा और पुराना आदमी उन पे हावी हो जाएगा. तो एक ऐसा आदमी जिस पे उनका कोई दबाव हो, कोई योगदान उन्होंने उनको दिया हो. मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, आप मध्य प्रदेश देखिए, राजस्थान देखिए, विधायक, दिल्ली देखिए, असम देखिए, वेस्ट बंगाल देखिए, आप महाराष्ट्र देखिए, कई ऐसे राज्य हैं, कर्नाटका देखिए, जहाँ पे ऐसे लीडर्स को बैठाया गया है. और क्योंकि बिहार देखिए, ऐसे जितने भी राज्य हैं, हरियाणा देखिए, ऐसे लीडर्स को बुलाया गया है जो बहुत लंबे समय से पार्टी में काम नहीं कर रहे थे या फिर बहुत पुराने नेता नहीं होंगे जो जिसको मास फॉलोइंग हो. वो ऐसे नेता हैं जो अचानक से आ गए और एक बहुत बड़ी संवैधानिक. बट आपको नहीं लगता ये पॉलिटिकल सिस्टम में अच्छी बात भी है, ये इस तरह से मौके मिलना? नहीं, मौका मिलना चाहिए. तो उसको जितने भी सीएम की मैं बात की, जिसका जिक्र मैंने किया, उनको इतने इंडिपेंडेंट तरीके से काम करने के लिए भी मौका देना चाहिए. कांस्टेंट दबाव नहीं होना चाहिए. आप किसी भी इस राज्य में बात कर लीजिए, कोई इंडिपेंडेंटली कोई भी डिसीजन नहीं ले पाएगा. तो कहीं ना कहीं ये 2 लोगों का प्रभाव रहे, दबाव रहे, और कोई भी ऐसा ना हो जिसका जिक्र आप नहीं करना चाह रहे, नाम नहीं लेना चाह रहे, लेकिन लोगों को पता है जो उनके साइड में बैठते हैं पार्लियामेंट में भी और बड़े बड़े कुर्सियों में भी, वो मुख्य रूप से आगे नहीं. स्टेट अपोजिशन में आपका फेवरेट लीडर कौन है?
और क्यों? आई थिंक स्टेट ऑपोजिशन में कोई ऐसा फेवरेट लीडर तो जहां तक मुझे लग रहा है कोई ऐसा नहीं है, लेकिन अगर फिर भी किसी भी लीडर की मैं बात करूं, लीडर के रूप में आई थिंक, हालांकि अब वो उनकी पार्टी इतनी वो नहीं रही है एंड शी डिड वेरी रॉन्ग एज वेल बहुत समय से, लेकिन अगर मुख्य धारा में मायावती जी उस लेवल पर रहती जी तो वो एक बड़ी लीडर बन सकती थी। बहुत बड़ी मास फॉलोइंग अभी भी उनकी है। क्या कारण रहा मायावती जी का, जो ये उन कैडर ऑफ लीडर्स में से आती है मायावती जी, जो एक्चुअली एक मतलब एक फॉलोशिप वाली लीडर थी वो? व्हाट इज द रीजन कि वो पिछड़ गई हैं? आई थिंक सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल, उसकी वजह से फाइनेंशियल रीजंस। आई थिंक उनका मोह या प्रेम एक तरफ हो गया और कैडर को वो और नेताओं को भूल गई। जी, ओके। अमित शाह जी के लिए अगर एक शब्द कहेंगे तो क्या कहेंगे? अब बहुत से लोग कहेंगे चाणक्य, लेकिन चाणक्य मैं तो नहीं मानता कि वो चाणक्य है, लेकिन बस उनकी मैनेजमेंट अच्छी है। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि हाउ व्हाट डू यू थिंक कि मोदी जी और अमित शाह जी आर दीज लीडर आर लाइक अंडररेटेड लीडर्स और ओवररेटेड लीडर्स? दीज आर ओवररेटेड लीडर्स। व्हाट आर द मेन फैक्टर्स? दे हैव अल्टीमेट पावर राइट नाउ। उनके पास पूरी ताकत है अभी, पूरी आधिकारिक रूप से भी ताकत है, प्रशासनिक रूप से है और आर्थिक रूप से भी पूरी ताकत है। सबसे ज्यादा पैसा उनके पास जी। जिसके पास ये सब हो और फिर भी वो ऐसा दिखाया लोग कि ये बहुत मेहनत कर रहे हैं जी। उनके लिए बहुत आसान है लोगों को खरीदना, विपक्ष पे दबाव बनाना, नेताओं को अपने पाले में शिफ्ट करना, इलेक्शन कमीशन उनके साथ है, अधिकारी सारे उनके साथ हैं, इलेक्शंस को इन्फ्लुएंस करना। अगर मेरे पास या आपके पास या किसी के पास भी बंगाल में कुछ गड़बड़ हुई है, देखिए वो तो खुलेआम हुई है। यूपी से अगर अधिकारी जाकर के वहां पे भड़का रहे हैं और वहां पे बंगाल में जो चीफ इलेक्शन ऑफिसर था उसको अगर आप चीफ सेक्रेटरी बना देंगे इलेक्शन जीतने के बाद टू द सीएम, तो वो क्या दर्शाते हैं? ये पारदर्शिता थोड़ी ना इलेक्शन कमीशन की। जो इलेक्शन वहां पे देखने गया था उस अधिकारी को आप चीफ सेक्रेटरी बना देंगे, तो उससे क्या संदेश जा रहा है आम जनता पे? कहीं ना कहीं अगर आपको मुझे फुल मनी दे दी जाए, अनलिमिटेड मनी दे दी जाए, फुल कंट्रोल, फुल पावर दे दी जाए, तो आप भी बहुत बड़े चाणक्य राजनीति में हो जाएंगे। करेक्ट। अगले 5 वर्षों में आपका कौशाम्बी को लेकर क्या विजन है? हाउ डू वी सी कौशाम्बी इन नेक्स्ट 5 years नाउ? देखिए सबसे पहला कदम जो है, मुझे लगता है सबसे इम्पोर्टेंट कदम है अगले साल सरकार बनाना। जब हमारे पास स्टेट में सरकार रहेगी तो हम उस विजन से कौशाम्बी के लिए काम कर पाएंगे। हमारे पास मनी भी ज्यादा रहेगा, पावर भी ज्यादा रहेगी और हमारे लोगों को हम रोजगार दे पाएंगे। जो सांसद निधि का आपका बजट होता है, क्या वो इज इट इनफ? It is not enough. थोड़ा संख्या में बताएंगे हमारे विधायक को जो बजट मिलता है वो 5 करोड़ होता है जी, एक विधानसभा के लिए। हमारे उत्तर प्रदेश में 5 विधानसभा हमारे अंडर आती है और हमारा बजट 5 करोड़। वहाँ पे 5 लाख लोगों के लिए भी 5 करोड़ का बजट है और हमारे लिए 25 लाख लोगों के लिए 5। तो कहीं ना कहीं वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। इसकी मांग कई बार सदन में भी उठाई गई है जी कि हमारा बजट थोड़ा बढ़ाया जाए ताकि हम लोगों की नीड्स को कम से कम जो पार्टी के कैडर है उनकी नीड्स को फुलफिल कर सकें। राघव चड्ढा, हमने पहले भी उनकी बात की, फेवरेट वो चले थे लोगों के। उनको लग रहा था कि आम लोगों के मुद्दे उठाकर जो है, कम से कम समोसे वालों की बात कर रहा था, ब्लिंकिट वालों की बात कर रहे थे, स्विगी की बात कर रहे थे, उन डिलीवरी बॉयज़ की बात कर रहे थे। और ये इतनी बड़ी क्षति जिसके बारे में हम बात करें, ये इतनी मतलब मास पॉपुलेशन को धोखा देना, इज इट गुड? कितनों के दिल टूटते होंगे और कितने लोगों का राजनीति से विश्वास उठता होगा? देखिए ऐसे कई उदाहरण जिनके पहले भी आपने नाम लिए जी, कहीं ना कहीं लोगों का दिल और विश्वास तो टूटता है जी। और राजनीति में जो भी कैमरा में दिख रहा होता है 80% ऑफ द टाइम वो सही नहीं होता जी। आपने जिक्र किया कि ब्लिंकिट के मुद्दे उठाए गए, एयरपोर्ट में समोसे के मुद्दे उठाए गए, वो हैं ज़रूरी मुद्दे हैं जी। चाहे सिम के भी मुद्दे उठाए गए, मोबाइल रिचार्ज के, लेकिन वो तब उठाए गए जब उन्होंने अपनी पार्टी को छोड़ दिया था। उन्होंने मौखिक रूप से, ऐसे आधिकारिक रूप से नहीं छोड़ा था, लेकिन मौखिक रूप से उन्होंने छोड़ दिया था। और फिर उनको एक लाइन, एक दिशा तय करनी थी कि अब मेरे पास ना बीजेपी के मुद्दे हैं बोलने के लिए, ना मेरे पास आम आदमी पार्टी के मुद्दे हैं बोलने के लिए। जी। तो ऐसे कौन से न्यूट्रल मुद्दे हैं जो मैं उठा सकूं? और एक बहुत लंबे समय तक वो मुहिम चली जो काफी पॉपुलर भी रही और अच्छी बात भी है कि ऐसे मुद्दे उठने चाहिए। लेकिन ये सब एक स्ट्रेटेजिक तरीके से सोची समझी वो भाषा शैली,
और एक बहुत लंबे समय से, ऐसा नहीं है कि वो रातों रात बीजेपी में शिफ्ट हो गए, बहुत लंबे समय से चल रहा था। तो हालांकि जो जनता को दिखता है तुरंत जो लगता है वो होता नहीं, बहुत लंबे समय से वो पक रही होती है दाल जी। बस परोसी तब जाती है। आपके अगर इंस्टाग्राम बायो से आप MP हटा दें तो हटाने के बाद सीधा क्या लिख देंगे नीचे? यूथ, जेनजी। जेंजी। ये जो जेंजी है किस तरह से आप कनेक्ट करते हैं इनसे, और व्हाट इज दैट वन थिंग यू वुड लव टू डू फॉर दीज जेंजी पीपल? आई थिंक कनेक्शन के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आपका नेता क्या आपके कैटेगरी में फिट हो रहा है। जी। इफ़ यू आर अ लीडर ऑफ द मुस्लिम, आई यू मुस्लिम, अगर आप लीडर हैं किसी कास्ट के तो सबसे पहले आपको उस कास्ट का होना पड़ता है। जी। तो आपका समाज आपके साथ सबसे पहले खड़ा रहता है। अगर मैं यंगेस्ट MP हूँ इंडिया में और द हिस्ट्री ऑफ इंडिया हूँ, तो कहीं ना कहीं नौजवानों को भी खड़ा रहना पड़ेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि कोई भी नौजवानों की इतनी विशेष रूप से बात नहीं कर रहा है। नौजवानों को निगलेक्ट किया जाता है क्योंकि नौजवानों ने कई समय से पॉलिटिक्स को भी निगलेक्ट किया हुआ। अगर आप उनका वोटर रेशियो टर्नआउट देखेंगे तो बहुत कम है, लेकिन अभी मुद्दे इतने ज़्यादा हैं और उनको उनके तरफ से आके हटा दी जाती है, उनके मुद्दे डिस्कस नहीं होते, तो कहीं ना कहीं आक्रोश भी उनका ज़्यादा है। तो अगर कोई वो मुहिम चालू कर रहा है, कोई आगे बढ़ रहा है, तो मुझे लगता है कि जैसे चाहे धर्म के नाम पे समाज खड़ा रहता हो, जाति के नाम पे समाज खड़ा रहता हो, एक नौजवान के नाम पे अगर समाज खड़ा रहने का काम करेगा तो हम आगे बहुत बढ़ पाएंगे। क्या किसी हद तक युवा नेताओं को बड़ा कंट्रोल किया जाता है? आपको ऐसा महसूस होता है कि जिस तरह से, जिस पैटर्न से वो लोगों के बीच में आके काम कर सकते हैं, उनको रोका जाता है, खींचा जाता है, बैक स्टेप किया जाता है? आई थिंक राजनीति का स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि आप बहुत कंट्रोल लेवल में ही काम क्या एक 50 साल का नेता एक 25 साल के नेता से डरता है? नहीं, ऐसा हो सकता है कि उसकी पॉपुलैरिटी देख करके डरे, हो सकता है कि उसकी विचारधारा देख करके डरे, या फिर सब ये भी एक आप ज्यादा करीब किसके हैं, पिताश्री के या माताश्री के? मदर के। क्यों? व्हाट इज दैट मीन? आई थिंक प्रकृति का नियम बोल दीजिए या कुछ बोल लीजिए, सन इज क्लोजर टू द मदर। हालांकि ऐसा नहीं है कि एक तरफा ही, शी टेक्स केयर ऑफ मी अ लॉट और काफ़ी सोचती हैं वो। और इनफैक्ट वेरी इंटरेस्टिंगली जब मेरा कैंपेन हो रहा था तो मैं और मेरी मदर ही घर डोर टू डोर बहुत प्रचार किया है। हम दोनों ने साथ में पूरा कैंपेन हमने साथ में लड़ा, और कहीं ना कहीं मैं उनको हाफ MP बोलता हूँ, वो भी उसके ही शो। आपके साथ एक्टिव रहती हैं? वो आपके काम पूरे में एक्टिव रहते हैं। हम 22 किलोमीटर चलते थे साथ में। हाउ डिड शी फेल्ट जब आप चुनाव जीत कर आए और उस कैंडिडेट से जीत कर आए जिसको जो है, मतलब उनके लिए सब दुनिया है, आपकी माता के लिए आपके पिताश्री दुनिया होंगे, उस कैंडिडेट का बदला लेकर जब आप आए, कैसा लगा? आई थिंक वो सबसे ज्यादा इमोशनल हुई और वो बहुत, क्योंकि उन्होंने भी, माँ चाहती थी आप राजनीति में? हाँ वो चाहती थी। सबसे पहले मैंने उन्हीं को अप्रोच किया था टिकट के लिए, और उन्होंने ही मनाया है, उन्होंने ही बताया। और मुझे लगता है क्योंकि वो भी एक्टिवली उस चीज़ का पार्ट थी, उस कैंपेन का पूरा पार्ट थी, और वो भी चुनाव ऐसा लड़ रहे, तो उनके लिए भी बहुत बड़ी, उतनी बड़ी जीत थी। और जीतना बहुत बहुत। और इसमें क्या आप खास वजह मानेंगे कि तकरीबन 1 लाख वोटों से आप, 1 लाख प्लस वोटों से आप जीते थे और आपके पिताश्री तकरीबन कुछ 40,000 वोटों से चुनाव हारे थे? तो ये जो 60,000 वोट्स का जो प्लस डोमिनेंस आपको मिला उस समय, ये इतने जल्दी कैसे हो पाया? मतलब बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है ये। आई थिंक हर चुनाव अलग होता है और वो भी बहुत डिफरेंट। जैसे मैंने बोला 2019 का चुनाव, क्या आप आपके पिताजी के मुद्दों को लेकर ही चुनाव में गए थे या आपके खुद के? मैक्सिमम मेरे पिताजी के ही फेस को लेकर के चुनाव लड़ा गया था, उनके पुराने काम पे चुनाव लड़ा गया। और एक दिशा दिखाने की कोशिश की गई थी कि एक नौजवान सांसद आपका बन सकता है जो आपकी बातों को रखेगा। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये था कि 10 साल तक हमारे देश में, देश की जो संसद है वहां पे कौशाम्बी की बात नहीं रखी जाती थी, क्योंकि वो पक्ष के नेता थे, तो वहाँ पे छुप जाती थी, दब जाती थी। तो कम से कम अब उनकी कौशाम्बी की जो मुख्य रूप से बातें हैं, जो इश्यूज हैं, वो पार्लियामेंट में उठने का काम करें। आप पार्लियामेंट में देखा है आपको, बड़े ही ओजस्वी वक्ता हैं आप। कुछ ऐसा है जो आपको डराता हो या जिसको लेकर आप कभी प्रेशर फील करते हो, या क्योंकि उम्र वास्तविक है 24-25 साल में बड़े कंफ्यूजन्स क्रिएट होते हैं, तो संसद का कोई ऐसा किस्सा जो आप सुनाना चाहें जहां आपको थोड़ा डर लगा हो कि भाई अब मैं सांसद हूँ और अब मुझे संसद में बोलना पड़ेगा, तो कुड यू टेल समथिंग अबाउट दैट? हाँ, क्योंकि मुझे पता है मेरी पहली स्पीच जो थी, काफ़ी वेट किया मैंने उसके लिए। जी। हमारे सांसद भी बहुत ज़्यादा और एक बहुत लिमिटेड समय मिलता है,
तो पहले 6 महीने तक मुझे लगता है एक ही बार मैं बोला था, 1 मिनट का था, वो 0 आवर में था, लेकिन पहली प्रॉपर स्पीच तो मैं पूरी रात जगा रहा उस स्पीच को ड्राफ्ट करने के लिए। और क्योंकि वो स्पीच अच्छी भी होनी चाहिए, और जब भी आपको लगता है कि आपका बोलने का मौका है तो आपको बेस्ट डिलीवर करना है या फिर बेस्ट बोलना है और सारे लोगों की बात रखनी है। हालांकि समय उस चीज़ को अलाउ नहीं करता, और आप जितनी भी प्रिपरेशन कर लीजिए तो आपका समय हमेशा कम रहता ही है जब वहाँ पे। आपके तो खून में है पॉलिटिक्स, बट ये लंदन से आना, कल्चर शॉक को झेलना, और फिर इतनी अच्छी हिंदी में बात कर पाना, मंच से बोल पाना, रैलियों में बोल पाना, हाउ डिड यू इम्प्रोवाइज्ड दैट इन दिस पीरियड ऑफ टाइम? ये मुझे लगता है कि समय के साथ सीखा है। समय के साथ सीखा। क्योंकि कुछ शब्द हैं हिंदी के जो पहले कभी नहीं याद रहते थे, और बहुत इतनी मुश्किल नहीं होती थी, लेकिन होती थी कि उसका ट्रांसलेशन क्या है। लेकिन समय के साथ हमने सीखा है, और अच्छे वक्ता बनना है, और अच्छे वक्तव्य से अपने भाषणों में, अपनी मुख्य धारा में किस तरीके से हम अपने संसद में बात रख सकें, उसको रखना है। तो समय के साथ, जैसा आपने बोला कि समय और एज बहुत कुछ सिखाती है, एक्सपीरियंस सिखाता है, एक्सपीरियंस के साथ ही ये बहुत सीखने। अपोजिशन से निजी हमले आते हैं आपके पास कि नया लड़का है, क्या करेगा, 25 साल में सांसद बन गया, इस तरह के अटैक्स होते हैं? आई थिंक जब आप पार्लियामेंट में खड़े होते हैं बोलने के लिए, और एक वहाँ पे डिज़ाइन है, जब आप अपनी बात रख रहे होते हैं तब आपको कोई भी ऐसा बिहेवियर नहीं सुनने को मिलता है। लेकिन जब आप प्राइम मिनिस्टर को डायरेक्ट अटैक करते हैं या सरकार को अटैक करते हैं, तो कोई ना कोई हैकल करने के लिए वहाँ पे तैयार हो जाता है। आपका माइक बंद हो जाता है, जो आपका पहले प्रश्न था कि कैसा फील हो रहा था। तो प्रॉब्लम तब आती है जब आपका माइक बंद हो जाता है और दूसरे लोग हैकल कर रहे होते हैं, तो आपका जो फ्लो है वो बिगड़ जाता है। और एज अ न्यू कमर, एज अ फर्स्ट टाइम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, आई थिंक दैट इज अ लिटिल डिस्टर्बिंग एट टाइम्स। लेकिन समय के साथ वो भी सीखा है। तो आई थिंक अभी लेटेस्ट जो मैंने भाषण दिया जी, उसमें किसी ने मुझे हैकल करने की कोशिश की थी, तो मैंने उसको भी जवाब देने का कहा। उन युवाओं के लिए जो इसी उम्र में राजनीति में आगे बढ़ना चाहते हैं, राजनीति में काम करना चाहते हैं, देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, उन नौजवानों को आप किस तरह से, व्हाट वुड बी योर ओपिनियन टू दोस पीपल? देखिए, मैं उनसे सबसे पहले, माय ओनली गाइडेंस टू देम इज कि यही एक समय है राजनीति में सही समय आने का। क्योंकि मैंने अपने लिए भी बहुत ज़्यादा सोचा था ये चीज़ कि हो सकता है कि मैं 35 साल की उम्र में आऊँ, 40 साल, 45 साल, जब भी फेयरली यंग कहा जाता है पॉलिटिशियन को। जी। लेकिन जब लीगल एज आपको 25 साल की उम्र में अलाउ कर रही है, तो क्यों ना आप अभी से ही, कम से कम जब तक मैं 35 साल का होऊंगा, मेरे पास 10 साल का एक्सपीरियंस रहेगा, और 10 साल की वो थिंकिंग रहेगी, 10 साल की वो एक्सपीरियंस वो रहेगा, और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मैंने 10 साल में सीखी होगी उसका अच्छा निर्वहन कर पाऊंगा। तो यही समय है, यही आने का। और ज़रूरी नहीं है कि आप सांसद बने या विधायक बने तो मुख्य धारा में आप एक्टिव पॉलिटिशियन हैं। अगर आप किसी सच के लिए, किसी मुद्दे के लिए स्ट्रीट्स में आंदोलन भी कर रहे हैं या फिर अपना योगदान भी दे रहे हैं, तब भी आप पॉलिटिशियन हैं। और सबसे ज़्यादा मुख्य रूप में यही निर्भर करता है कि आप एक्टिव रहिए, आप अपने आप को डिसएंगेज मत करिए। राजनीति क्षण क्षण में है, हमारे दिनचर्या में राजनीति है, और राजनेता ही आपकी दिनचर्या को डिसाइड करता है। तो आपकी भी मुख्य धारा में आकर के राजनीति में इन्वॉल्व होना आपकी जिम्मेदारी। अगर पुष्पेंद्र सरोज जी के मैं कहूँगा करियर पर कोई फिल्म बनना चाहे तो उसका टाइटल क्या हो? If there is a film to be made on your career, what has to be the film title? बदला। बदला आई थिंक वो आ भी चुकी है, बदला। अगर संक्षेप में मैं आपसे पूछना चाहूं कि इन सालों को, जब से आप सांसद की कुर्सी पर आकर बैठे हैं, आपके क्षेत्र से चुनकर आए हैं, कैसा अनुभव रहा पूरा इन सालों का, अगर आप इसको एक सर्कल में बांधना चाहें और बताना चाहें तो? देखिए, वो बहुत सरियल फीलिंग है, और जैसा कि मैंने पहले, आपको यकीन होता है कभी कभी कि नाइटमेयर की तरह लगता है कि मैं वही बोल रहा था कि जैसा मैंने पहले जिक्र किया कि ऐसा सपने की तरह लगता है, एक हसीन सपने की तरह। क्योंकि कभी-कभार आप पार्लियामेंट में बैठे रहते हैं तो आपको ऐसा लगता है आंखें खुली हैं, लेकिन असली आंखें तब खुलती हैं, और तब पता लगता है कि आप किसके बीच बैठे हैं, और तब पता लगता है कि आपकी क्या भूमिका हो सकती है उसमें। तो एक सरियल फीलिंग है, और अभी काफ़ी समय बचा भी है, ऐसा नहीं है, और काफ़ी कुछ करना भी है। और एक यही है कि अगर आशीर्वाद हमेशा मिलता रहेगा तो एक बहुत लंबा समय राजनीति में बीतेगा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि अब दिस इज गोइंग टू बी स्ट्रेट फॉरवर्ड करियर ऑफ मिस्टर पुष्पेंद्र सरोज। राजनीति में ही रहना है, राजनीति में ही बढ़ना है, और कहाँ कभी भाई प्रधानमंत्री की तरह देख सकते हैं हम इस लड़के को जो सिर्फ 25 साल का है।
हाँ, ये तो मुझसे पहले भी किसी ने सवाल किया था और मैंने तब भी बोला था कि बहुत जोकिंगली कि हाँ मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, जब मैं कुछ था भी नहीं। तो ऑब्वियसली एक ऐसा रहता है कि एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है और ज़रूरी नहीं है कि मैं बहुत लंबे समय तक राजनीति में रहूं। मेरी थिंकिंग वो नहीं है। मेरी थिंकिंग बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि अगर जब तक मेरा योगदान रह सकता है तब तक मैं पॉलिटिक्स करूंगा। जिस दिन मुझे लगता है कि मेरा कोई योगदान नहीं बचेगा और मैं कोई चेंज नहीं कर सकता, मैं सिर्फ जीने के लिए खाने के लिए राजनीति कर रहा हूँ, उस दिन मैं राजनीति भी नहीं करूँगा। अगले 20 साल में आप इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम को कहाँ देखते हैं? देखिए, फ्यूचरिस्टिक उसमें तो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि अगर आप 10 साल पहले की बात करें तो कहीं ना कहीं आपको जब कैंपेन चल रहा था हमारे प्रधानमंत्री जी का, तो बहुत बड़े अच्छे दिन का सपना दिखाया गया था। तो कभी भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये है कि अगर नौजवान एक्टिव पॉलिटिक्स में आते हैं, क्योंकि वो कहते हैं ना कि जब वो शुरू में आता है और सिस्टम का लंबे समय तक हिस्सा नहीं होता है तो वो ज्यादा अच्छी तरीके से काम कर सकता है। हो सकता है कि जैसे मैंने बोला कि मैं राजनीति छोड़ सकता हूँ, अगर मैं सिस्टम के ही दबाव में रह गया और कुछ कर नहीं पाया, सिस्टम में ही ढल गया, तो कहीं ना कहीं मेरे मन को भी अच्छा नहीं लगेगा। तो जितनी जल्दी आए उतना अच्छा काम आप कर सकते हैं। कभी कभी जैसे कि जो सबसे ज्यादा रीजंस होते हैं जो युवाओं को डिस्ट्रैक्ट करते हैं, कुछ रिसेम्बलेंस में मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि अच्छा खासा लंदन में एक लड़का पढ़ रहा था, एक अच्छे खासे कल्चर में रह रहा था, ठीक ठाक कल्चर में रह रहा था, बच्चों के सपने होते हैं विदेश जाएं, पढ़ाई करें। ये जो बड़ा चेंज हुआ है, आप पॉलिटिक्स में आए, वहां से आपने छोड़ा, क्या आर यू एंजॉयिंग दिस लाइफ, कि अभी भी कुछ ऐसी कमी लगती है कि कुछ कुछ मिस हो रहा है जो एक्चुअली? यही देखिए, यही असली लाइफ है। आई मीन इसमें अप्स भी हैं, डाउन्स भी हैं, अच्छे मोमेंट भी हैं, बुरे मोमेंट्स भी हैं, और कहीं ना कहीं इसी का नाम जिंदगी है और राजनीति ही पूरी जिंदगी है। जी। और जो जिक्र आपने किया, ये पहले भी लोग मुझे करते हैं जब भी मैं लोगों के समस्याओं के बीच जाता हूँ। तो एक बहुत पॉपुलर सा किस्सा है कि एक बार मैं जन सुनवाई कर रहा था, तो कोई आया था तो वो बहुत टेंस था। जी। उसने मुझसे बोला कि सर आप मेरी मदद कर दीजिए, मैं पिछले 2 साल से भटक रहा हूँ, मुझे मदद चाहिए, वो मर गया। तो मैं बोला कौन मर गया? तो उसने बोला बस मर गया, आप कप्तान को फ़ोन कर दीजिए और उसको बोलिए मदद करिए, क्योंकि बहुत समय से मैं, और 2 मर गए। तो मैंने बोला क्या 2 मर गए बताइए। वो फिर जब मैंने खोजबीन की और उसको भड़काया, उसको बोला कि बताओ कि कौन मर गया, तो उसकी 2, उसने कैटल पाल रखी थी, 2 पिग्स थे, पिग्स। तो 2 पिग्स थे, 2 सुअर थे जो मर गए थे 2 साल पहले। वो उसकी लड़ाई 2 साल तक लड़ रहा है। माय गॉड। और तब मेरे बगल में कोई मेरे बहुत पुराने साथी हैं, वो बैठे हुए थे, बहुत बुजुर्ग हैं। तो उन्होंने बोला देखे आ गए राजनीति में, यही करने आए थे, अच्छा खासा लंदन में बैठे थे, कोई कॉर्पोरेट जॉब कर लेते, यही सब चक्करों में पड़ना था तुमको, आ गए। तो ये सब होता रहता है। तो आप जब निजी मुद्दों में जाएंगे आपको पता चलेगा क्या वैरायटी है मुद्दों की। जी। और माइंड हमेशा रिफ्रेश रहना चाहिए, क्योंकि कोई आपका पॉडकास्ट करने आ रहा है, कोई ऐसे मुद्दे लेकर के आ रहा है, कोई अपने मर्डर का मुद्दा लेकर के आ रहा है। तो जो भी रूम में आप बैठते हैं और बैक टू बैक लोग मिलते आते हैं, सबके अलग अलग क्षेत्र से कई ऐसे मुद्दे हैं, लेकिन आपको सबके लिए रेडी रहना है, सबको रिस्पॉन्ड करने के लिए रेडी। तो ये मेंटल टोल बहुत होता है राजनीति में। पुष्पेंद्र सरोज जी जो हैं वो क्या स्पिरिचुअल हैं? नहीं, मैं इतना स्पिरिचुअल नहीं, हालांकि पहले से ज़्यादा हूँ, पहले से ज़्यादा हो गया हूँ, लेकिन उतनी सीमा उसकी है कि जहाँ तक मुझे काम और पीस ऑफ माइंड मिलता है, आई थिंक स्पिरिचुअलिटी कोई शुड बी ऐसा दिनचर्या में कार्य करते हैं आप, मतलब जो रिसेम्बलेंस टू स्पिरिचुअलिटी, या फिर ध्यान, योग? योग तो आपने जैसा बताया मैंने कि बोला करते कि हाँ मैं अभी मेडिटेट करने लग गया हूँ। मंदिर मंदिर जाना ये सब? मैं कभी मंदिर जाने से मना नहीं करता। जब भी कोई मुझे बोलता है कि मंदिर चलना है तो मैं ज़रूर जाता हूँ जी। और कई ऐसे मुख्य मंदिर भी हैं, या फिर मेरे घर के बगल का मंदिर भी क्यों ना हो। तो मेरी सिस्टर्स बहुत स्पिरिचुअल है, तो वो जब भी पूजा के लिए बुलाती है, मंदिर शुरू जाने से के लिए बोलती मतलब कम ही स्पिरिचुअल हैं आप? शुरू से ही कम स्पिरिचुअल है, लेकिन मुझे लगता है स्पिरिचुअलिटी एक इंसान की खुद की उसकी होती है, एक मन की बात होती है। और जब तक आपका मन शांत है तो आप स्पिरिचुअल है। ठीक है। हैंग आउट करने के लिए क्या करते हैं आप लाइफ में? हाउ डू यू हैंग आउट? क्योंकि अब बहुत ज़्यादा टफ तो नहीं हो गया, लेकिन पहले से टफ हो गया है। लेकिन मुझे एक चीज़ ये है जो बहुत पहले से थी कि मुझे दुनिया देखनी। जी। आई लव टू ट्रैवल, और मुझे दुनिया का हर कोना देखना है। जब भी मौका मिलता है, चाहे जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ हमारे पार्लियामेंट के थ्रू आती हैं, फिर किसी डिप्लोमेटिक टीम का पार्ट होकर के इंडिया को रिप्रेजेंट करने की बात हो, तो आई एम ऑलवेज देयर द फर्स्ट वन टू, क्योंकि उससे अलग सीख मिलती है, लेकिन ट्रैवल भी करने को मिलता है।
और एक दो ऐसी ट्रिप हैं जिसमें मैं जा चुका हूँ। आई वाज पार्ट ऑफ द सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंसेस है जो म्यूनिक में हुई थी, तो बहुत अच्छी तरीके से यू गेट टू मीट वर्ल्ड लीडर्स जी। और उनकी तरफ से दुनिया भी देखने को मिलता है और ट्रैवल भी आपका साथ बाय साइड हो जाता है। तो ट्रैवल इज वन थिंग दैट आई रियली लाइक। यू लव ट्रैवलिंग? या आई लव ट्रैवल। अकेले निकल जाना कभी भी, एक मैं कहूँगा बनियान और बरमूडा में निकल जाना, स्लीपर्स में निकल जाना, मार्केट्स में खाना, पानी पूरी खा लेना, ये जो आम शौक होते हैं, इस तरह के शौक करते हैं आप? कर पाते हैं आप? हाँ, मैं कर पाता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं कर पाता। और आई थिंक मेंटल प्रेशर फील नहीं होता कि मैं सांसद हूँ मैं अब? नहीं, ऐसा कोई फील नहीं होता। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं आपके पॉडकास्ट में तो ऊबर में आया हूँ, तो मुझे कोई ऐसा कोई फील नहीं होता। मैं ड्राइवर कहीं गया था तो मैं खुद ऊबर से आया यहाँ पे, तो ऐसा कोई वो नहीं है। और कभी भी जहाँ पे जो मन किया दोस्तों के साथ निकल जाना, रात को अकेले निकल जाना। पार्टीज करते हैं आप? पार्टीज नहीं करता मैं, बट लाइक आई सेड कि ट्रैवल करके सेरेनिटी और नेचर को एंजॉय करना बहुत पसंद है जी। एंड खाने का बहुत शौकीन है। क्या खाते हैं, क्या पसंद है आपको खाने में? आई थिंक नॉनवेज लवर, आई एम अ नॉनवेज लवर, और हर टाइप का, आई थिंक जापानीज से लेकर के इंडियन, व्हाटएवर इट इज। और जहाँ जिस देश में जाता हूँ तो उस देश की लोकल डेलिकेसी जरूर ट्राई करने। आप ये सुनकर नाराज हो जाएंगे कि मैं अभी इंदौर से आ रहा था और मेरे विचार थे कि मैं एक्चुअली इंदौर का जो नमकीन है बड़ा पॉपुलर है और भिन्न भिन्न प्रकार के नमकीन वहाँ मिलते हैं, और हिंदुस्तान में एकमात्र जगह ऐसी है जहाँ नमकीन को गरम गरम परोसा जाता है। तो आई वॉज थिंकिंग टू कीप अ टेबल, एक यहाँ लगाऊं, आपको चखाऊं, बट कॉन्सिडेंसली वो बैग मेरा इंदौर में रह गया वरना हम जो है नमकीन चख रहे होते इंदौर के। और जी, मतलब सादा भोजन ही करते हैं आप ज्यादा? चॉइसेस में कैसे, किस तरह का खाना वाना रोजमर्रा की जिंदगी में खाते हैं, कैसे? मतलब आई एंजॉय डिफरेंट फूड। ऐसा घर का खाना इतना पसंद नहीं। खुद कुक करना पसंद है आपको? हाँ, करते हैं आपको? क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी में बाहर पढ़ा जी, और 3 साल तक बाहर था, तो कुक खुद से करना सीखा मैंने। और जहाँ तक है कभी कभार बहुत मन करता है कुक करने का, तो अभी भी घर में अकेले कुक कर लेता हूँ। और उसके खुद की कुकिंग फिर ऐसा लगता है कि किसी रेस्टोरेंट से कोई कम नहीं, तो उसको एंजॉय बहुत करते हैं। साधारण तौर तरीके की लड़की आपके जीवन में आएगी, आपकी धर्मपत्नी जो भविष्य में आएगी, क्या आप उसको राजनीति में उतारना चाहेंगे? देखिए, आप व्हाट वुड बी योर सजेशन? मतलब माय सजेशन वुड बी कि whatever she wants to do apart from politics would be from politics. Yes. So you don't want to see your wife as a politician? I can see my wife as a politician, but उनको अगर उस चीज में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट हो तो ऐसे बहुत से लोग हैं। चाहे Are you telling this because of your own experiences? आई थिंक जैसे राजनीति समय बहुत दूर रखता है, परिवार से खींच लेता है, लेकिन वही बात हो गई कि अगर जबरदस्ती मुझे किसी सीट को लेकर के, या फिर महिला आरक्षण बिल आ रहा है तो बहुत से लोग बोल रहे हैं कि जल्दी शादी कर लो, महिला को बैठा देना वहाँ पर तो ये सब फालतू चीज पे मैं फोकस नहीं करता। जी। और जो भी उनकी मर्जी रहेगी, जो भी जिसकी जो मर्जी है उसको कर लेना चाहिए। एक जिंदगी है, उसको अच्छे से एंजॉय करना चाहिए। इन द लास्ट नोट्स, पुष्पेंद्र जी, आप एक इंस्पिरेशन है यूथ के लिए। और किसी ज़माने में, क्योंकि मेरा भी सपना हुआ करता था कि मैं पॉलिटिक्स, एक्टिव पॉलिटिक्स में अपने आप को आगे बढ़ाऊं, किसी कारणवश नहीं बढ़ पाया। तो जब मैं आज आपको देख रहा हूं तो मैं महसूस कर पा रहा हूं कि अगर मैं आगे बढ़ता, अगर मैं राजनीति कंटिन्यू करता, तो काश और शायद इस तरह बैठकर कभी कोई पॉडकास्ट कर रहा होता। बहुत बहुत शुक्रिया। और कुछ कहना चाहेंगे आप, आपके लास्ट नोट्स? नहीं, बहुत थैंक यू आपकी पूरी टीम को। और अभी आप खुद भी बहुत यंग हैं, जैसा कि मैंने कहा, ज़रूरी नहीं है कि आप सोफे के इस साइड हैं या उस साइड हैं। आप राजनीतिक व्यक्ति हैं, आप नौजवान हैं, और आपका योगदान उतना ही महत्वपूर्ण है जितना मेरा योगदान है। और होपफुली मैं और नौजवानों को और यूथ को इंस्पायर कर सकता हूँ, यही मेरा कदम है। और डेफिनेटली अगर बच्चे अट्रैक्ट होते हैं, इफ दे फील इंस्पायर, और आप जैसे 4, 5, 10, 12, 15 नेता, तो एक बड़ा, एक अलग रेवोल्यूशन जो है हिंदुस्तान में आएगा। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन द शो सर। इट वाज लवली मीटिंग यू। और आपने बहुत ही ग्राउंडेड तौर तरीके से बातचीत की, और मैंने उम्मीद नहीं की थी कि एक 24-25 साल का युवक इतना, मतलब शालीनता से, इतने कॉम्प्लिकेटेड सवालों के जवाब दे सकता है।